हेलो माय सुपरस्टार्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट एमके। दिस इज कविता, योर फेवरेट एजुकेटर। तो आज हमने लिया है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। हम देखेंगे कि कैसे इतिहास में यानी कि कैसे हिस्ट्री में जो हमारा मैप था वो बार बार रीशेप हो रहा था, कैसे हमारे देश में मुस्लिम जो रूल था स्टैब्लिश हुआ, किस तरह से जो मुगल्स आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने टेम्पल्स को डेमोलिश किया। तो ये सारे इंसिडेंट को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमें फॉरेन इन्वेशंस देखने के लिए मिलते हैं जो जनरली बार बार भारत में हो रहे थे। और अगर हम देखें तो ऐसे ही न्यू डायनेस्टीज जो थी वो ग्रो हो रही थी, न्यू डायनेस्टीज जो थी वो यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। और अगर हम देखें इस पीरियड में तो हमें पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो रीशेप होती हुई नजर आती है। कैसे जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी वो बार बार चेंज हो रही थी, ये हम इसमें देखेंगे। और अगर हम देखेंगे कि इतने सारे इन्वेशन होने के साथ साथ हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे कि भारत की इकोनॉमी यानी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के बाद भी जो भारत की एक इकोनॉमी होती है यानी कि जो भारत की इकोनॉमी है उसके ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के बाद भी। और अगर हम आगे देखें तो इस पीरियड में लोगों के ऊपर यानी लाइफ ऑफ द पीपल क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये पूरे क्वेश्चन यानी कि जितना भी हमने यहाँ पे ये अभी डिस्कस किया है ये सारा हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे पहले इस टर्म को समझते हैं कि एक्चुअली में मिडाइवल होता क्या है, क्योंकि ये बार बार जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उसमें देखने के लिए मिलता है ये वर्ड। तो ये मिडाइवल वर्ड है क्या, तो पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देखोगे मिडाइवल इट मीन्स बिटवीन टू एजेस, यानी कि दो एजेस के बिटवीन जो हमें टाइम देखने के लिए मिलता है, दो एजेस के बिटवीन जो हमें टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है उसको हम मिडाइवल कहते हैं। लाइक जैसे कि एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बिटवीन जो टाइम हमें देखने के लिए मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिडाइवल पीरियड। गॉट इट। ये जनरली यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज होता है। किसके लिए? यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज होता है। इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा सुइटेबल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पे यूरोप की बात करें तो हम देखते हैं जो मिडाइवल पीरियड था यूरोप के लिए वो कौन सा था, वो 14 से लेकर 16 सेंचुरी के बिटवीन था। तो हम यहाँ देखते हैं जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के थ्रू हुई थी, और अगर इसकी जो एंडिंग हुई थी मिडाइवल पीरियड की कहाँ पे, यूरोप में, तो हम देखते हैं वो कैसे हुई थी, रेनेसेंस के टाइम से। ठीक है, जो रेनेसेंस हुआ था उस टाइम पर इसकी एंडिंग हो गई थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड मिलता है हमें मिडाइवल के लिए वो 14 से 16 सेंचुरी मिलता है। और अगर हम वही बात करें इसके मिडाइवल पीरियड की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मिडाइवल पीरियड है इंडिया के पर्पज से देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं 11 से लेकर 17 सेंचुरी, यानी कि जो भारत में मिडाइवल पीरियड माना जाता है वो 11 से लेकर 17 सेंचुरी तक माना जाता है। लेकिन इसके लिए भी जो हिस्टोरियंस है ना वो एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो पीरियड है ना वो भी इनके लिए जो था वो सुइटेबल नहीं था, वो इसको एग्जैक्ट नहीं एक्सेप्ट करते, वो इससे डिसएग्री है। क्लियर है। आगे अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो यूरोप और भारत की जो हिस्ट्री है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें जो है वो देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो हमारी हिस्ट्रीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यूरोप की हिस्ट्री और हमारी भारत की हिस्ट्री दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं है। सो यूजिंग दीज सेम टर्म्स मिडाइवल इज नॉट फुली करेक्ट। तो इसीलिए हम ये यहाँ पे जो मिडाइवल वर्ड दिया है ना इसीलिए ये दोनों के लिए ही सुइटेबल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं 14 से 16 सेंचुरी मिडाइवल पीरियड माना जा रहा है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वो जनरली 11 से 17 सेंचुरी माना जा रहा है। तो भाई इसके बिटवीन तो ये तो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल ही रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों के लिए अगर ये मिडाइवल वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है वो दोनों के लिए सुइटेबल नहीं है। आगे अगर हम देखें तो कुछ हमें इसमें हिस्ट्री में स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा रोल देखने के लिए मिलता है। अब वो क्या है, तो हम देखते हैं जो पर्शियन स्क्रिप्ट होती है ना उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हमने एज इट इज रख लिया है, यानी कि जिनकी स्पेलिंग्स तो आपको डिफरेंट नजर आएंगी लेकिन उनके मीनिंग सेम ही होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं लाइक जैसे कि खलजी और खिलजी दोनों ही जो स्पेलिंग्स हैं वो अलग हैं, लेकिन जो दोनों का मीनिंग है ना वो दोनों ही करेक्ट है। यानी कि अगर हम देखें खलजी और खिलजी दोनों ही वर्ड करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम देखें पर्शियन और रोमन तो इनमें लिखने में डिफरेंस आएगा, लेकिन दोनों ही वर्ड जो होंगे वो करेक्ट माने जाएंगे। आगे जैसे कि हम एक और टर्म लेते हैं मुगल, तो ये स्टैंडर्ड तौर पर आज के टाइम में यूज होता है स्पेलिंग की बात करें तो लेकिन हम इसको मुगल और मोगुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो पर्शियन स्क्रिप्ट होती है उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए जो स्पेलिंग्स है यहाँ पे जो हमें स्पेलिंग्स में डिफरेंस नजर आता है उनको हिस्ट्री में एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये दोनों ही जो है वो सुइटेबल होंगे, हम इन दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे, इनको मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको मुगल्स की डिफरेंट स्पेलिंग शायद नजर आ जाए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना है कि वो सुइटेबल है, यानी कि दोनों ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन कौन सा टाइम पीरियड जो है वो कवर करना है। तो स्टार्टिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी जो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है हमारी बुक में वो कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और कहाँ जाके
इस बुक में आपको कवर करना है, वो हमें कवर करना है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन। तो जब जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे हमें साथ साथ में इन टाइमलाइंस को भी याद रखना है, ठीक है। ये हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर हम आगे देखें, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, हमें इसके बाद इंसिडेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द बहमनी सल्तनत, बहुत बड़ी सल्तनत थी, ठीक है। आगे जाके 5 स्टेट्स में ये डिवाइड हो जाती है, हम इसमें कवर करेंगे। आगे अगर हम देखें तो तैमूर के अटैक्स जो दिल्ली पे हुए थे वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नाउ 1498 में हम देखते हैं अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज जो इंडिया में आए थे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 15th की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं बैटल ऑफ द पानीपत, बाबर विक्ट्री, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। यानी कि जो मुगल्स थे वो भारत में कैसे आते हैं, वो आते हैं जो बैटल होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हम यहाँ देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत जो होता है जब भारत में, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मुगल जो एम्पायर था वो इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें आगे तो 1546 में हम यहाँ पे देखें तो बैटल ऑफ द तालीकोटा, यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा हमें मिलता है जो विजयनगर सिटी का डिस्ट्रक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अकबर की एक सूझबूझ के द्वारा जीती गई एक विक्ट्री थी, यानी कि उसने यहाँ पे जो जीता था ना वो उसकी सूझबूझ के थ्रू उसने ये युद्ध जो था वो जीता था। उसके बाद अगर हम बात करें काफी प्लानिंग के साथ उसने ये जो वॉर किया था, बहुत ही प्लानिंग के साथ ये बैटल किया था और वो इसमें सक्सेस भी रहा। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें बैटल ऑफ द हल्दी घाटी देखने के लिए मिलेगा जो महाराणा प्रताप फोर्स टू द रिट्रीट, यानी कि महाराणा प्रताप दोबारा से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। आगे अगर हम देखें 1617 में तो बैटल ऑफ द सार घाट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। द अहोम्स डिफीट द मुगल्स, इसमें क्या होता है जो अहोम्स होते हैं ना वो मुगल्स को डिफीट कर देते हैं, ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें 1699 में फॉर्मेशन ऑफ द खालसा बाय द गुरु गोबिंद सिंह, यानी खालसा की जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था गुरु गोबिंद सिंह के थ्रू, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, देखेंगे आगे। नाउ 1754 में बिगिनिंग ऑफ द मराठा कंट्रोल द दिल्ली, उसके बाद 1754 में कैसे मराठास का राइज होता है और वो दिल्ली में आके दिल्ली को कंट्रोल करते हैं। लास्टली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं 1799 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर, तो हमें सिख एम्पायर किस तरह से स्टैब्लिशमेंट होता है भारत में वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये वो टाइमलाइन है जो जनरली हमें हिस्ट्री में कवर करनी है। तो लास्ट तक आप देखते रहना और बीच बीच में आप इस टाइमलाइन को याद भी कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ ये जो टाइमलाइन दी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जब जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर यहाँ पे देखें तो अर्ली मिडाइवल ट्रांजिशन, तो हम यहाँ पे देखते हैं अर्ली मिडाइवल ट्रांजिशन। तो किस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे ये होता है, हम देखते हैं जनरली 11 से 13 सेंचुरी के बिटवीन माना जाता है। तो ये होता कैसे है, चलिए इसकी बिगनिंग देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, तो उस न्यू एरा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, लेट्स सी। तो हम देखते हैं 11th सेंचुरी में, क्या कहते हैं 11th सेंचुरी में हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेशंस हो रहे थे। कहाँ से हुए थे ये, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ना ये हिंदकुश माउंटेन है, ठीक है, यानी कि मिडिल ऑफ एशिया, ठीक है, यहाँ से मिडिल ऑफ एशिया से क्या है हिंदकुश माउंटेन की तरफ से सेंट्रल एशिया से यहाँ से इन्वेडर्स जो थे वो भारत में एंटर कर रहे थे। क्या कर रहे थे भारत में, ये देखो हिंदकुश यहाँ पे माउंटेन देखेंगे आपको मिलेंगे और यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये भारत में एंटर कर रहे हैं। ये वो इन्वेशंस हैं जो भारत में आ रहे हैं, इन्वेडर्स हैं जो भारत में आ रहे हैं। तो हम देखते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं सेंट्रल एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से ये भारत में एंटर करते हैं। और जनरली ये थे कौन, तो हम देखते हैं ये टर्की और अफगान थे। कौन थे, टर्की और अफगान थे। और आगे अगर हम इसमें देखें तो हमें कौन देखते हैं, ये टर्की और अफगान थे जो कहां से हिंदकुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करते हैं। क्लियर है, ये इंडिया में आ क्यों रहे थे, इसके पीछे क्या रीजन था, ये इंडिया में एंटर कर रहे थे भाई भारत में आने का, इसके पीछे रीजन क्या था, ये जो इन्वेशन हो रहे थे, ये इन्वेडर्स जो थे वो भारत में आ रहे थे, ये क्यों आ रहे थे भाई, सबसे बड़ा इसका रीजन जो है ना वो है वेल्थ। क्या है, वेल्थ, यानी कि इंडिया की रिचनेस जो थी ना इनको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इंडिया की रिचनेस क्या कर रही थी, इनको भारत में अट्रैक्ट कर रही थी, इसीलिए यहाँ की वेल्थ को देखकर ये क्या करते हैं, ये भारत में आते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए भी आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड्स को कंट्रोल करना शुरू किया, अपना जो राज था, रूल था, वो यहाँ पे स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। और इसीलिए ये जनरली यहाँ क्या कहेंगे हम, हिंदकुश से भारत के अंदर माउंटेन की तरफ से एंटर कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलीजन स्प्रेड, यानी कि हम देखते हैं ये भारत में
अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी एंटर कर रहे थे। तो ये हम देखते हैं, ये जो इन्वेशंस हो रहे थे इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था ये जो इनको अट्रैक्ट कर रहा था भारत में। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ की फीचर्स देखते हैं इस पीरियड में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो हम देखते हैं अनलाइक अर्लियर वॉर्स, ठीक है, यानी कि ऐसे वॉर्स जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे वो हमें इस पीरियड में देखने के लिए मिल रहे थे। आगे अगर हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस एंड लार्ज स्केल इन्वेशंस, तो हम देखेंगे ये जो इन्वेशंस हो रहे थे ना, ये कॉन्टिन्यूस हो रहे थे और बहुत ही बड़े बड़े तौर पर हो रहे थे, हम ये कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहे थे। ये इन्वेशंस जो थे वो भारत में कॉन्टिन्यूस देखने के लिए मिल रहे थे। एक्सटर्नल अटैक्स थे, क्या थे? एक्सटर्नल अटैक्स जो थे वो इंडिया में कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे। अब भाई भारत को इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? इतने सारे इन्वेशंस भारत में होना स्टार्ट हुआ तो इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा वो देख सकते हैं हम। पॉलिटिकल मैप चेंज ड्रास्टिकली, तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप जो था ना वो हमें कंप्लीटली मतलब ड्रास्टिकली हमें उसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में चेंज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इन्वेडर्स जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। ओल्ड पावर्स डिक्लाइन एंड न्यू पावर्स इमर्ज, तो हम देखते हैं जो ओल्ड पावर्स थी वो क्या हो रही थी? वो तो बिल्कुल खत्म होती जा रही थी, उनका डिक्लाइन हो रहा था, और जो न्यू पावर्स थी वो इमर्ज हो रही थी, वो उभर रही थी, नई नई पावर्स आ रही थी। और अगर हम आगे देखें, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज आ रही थी। और अगर उसमें देखें तो उसमें एक डायनेस्टी थी जो थी दिल्ली सल्तनत। क्या थी? दिल्ली सल्तनत। और कब? 13th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत आती है, 13th सेंचुरी में आती है। आगे हम इसी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का राइज कैसे हुआ इस चीज को अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो दिल्ली सल्तनत आई स्टार्टेड आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते ही ये जो सल्तनत है यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है वो हमें पावर में नजर आती है। बट इससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री है, उसको भी जान लीजिए सो दैट कि आप इस हिस्ट्री को उससे कनेक्ट कर सको और आपकी जो हिस्ट्री है वो एक सीक्वेंस में आगे जाए। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग फेज की बात करें तो हमारे भारत में हमें राजपूत देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, राजपूत हुआ करते थे। अब वो क्या कर रहे थे? उन लोगों के आपस में इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे थे, आपस में इंटरनल इतनी ज्यादा उन लोगों में झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। तो भाई इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ना भाई इसी चीज का फायदा उठा के हम इंडिया में एंटर कर जाए। तो भाई ये भारत में आ गए। ठीक है, इसी चीज का फायदा उठा के तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मोहम्मद गजनवी भारत आता है और वो भारत को 17 बार लूटता है। कितनी बार लूटता है? 17 बार लूटता है। यहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर है वहां से भी वो लूटपाट मचाता है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि उसने कभी भी अपना एम्पायर भारत में खड़ा करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बैटल होते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। सेकंड बैटल ऑफ अगर तराइन की बात करें तो उसमें मोहम्मद गौरी जो था वो जीत जाता है और डिफीट हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो यहीं से ये जो स्टोरी है, यहीं से ये जो हिस्ट्री है हमारी स्टार्ट होती हुई हमें नजर आती है। क्लियर है? तो हम देखते हैं यहाँ पे आफ्टर डिफीट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, यानी कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एस्टैब्लिश्ड टर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में हमें टर्किश रूल जो है वो नजर आता है। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में हमें कौन सी 5 डायनेस्टीज जो है यानी कि 5 किंगडम्स एम्पायर जो है वो देखने के लिए मिलती है। पहला है ममलूक। अगर हम बात करें ममलूक यानी कि इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो अगर हम इस डायनेस्टी की बात करें तो भाई मोहम्मद गौरी जो था ना उसका एक कमांडर था जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गौरी की हो जाती है मृत्यु। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो क्या करता है? मोहम्मद गौरी की जगह रूलर बन जाता है। अब वो था कौन? वो उसका एक दास था, यानी कि वो उसका एक स्लेव था। तो इसीलिए हम इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था और उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद जो गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, थ्रोन को हासिल करता है, वो कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। तो वो उसका गुलाम था, दास था, स्लेव था, इसीलिए इस डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो हम इसमें ये 5 डायनेस्टीज को कवर करेंगे। और अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें तो हमें खिलजी डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तुगलक डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट सैयद। भाई सैयद डायनेस्टी के बारे में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इन डायनेस्टी में इसको इंक्लूड तो कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में स्टडी कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लास्ट में देखें तो लोधीज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 डायनेस्टीज जो है वो आती हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, जो मेजर नॉर्थ इंडिया जो था ना वो मेजर पॉलिटिकल क्या था? सेंटर था, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादातर जो रूलर्स थे वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे देखें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो भाई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें कैसे देखने के लिए मिलती है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंट वायलेंट
सक्सेशन, यानी कि नेचर ऑफ द रूल क्या होता था उस टाइम पर, जो नेचर ऑफ रूल होता था वो कैसा होता था भाई, हर कोई यही चाहता था कि भाई मैं रूलर बन जाऊं, इसको हटाऊं, इसको किल करूं। ज्यादातर वो क्या करते थे, जो अपने रूलर होते थे ना उनको मार दिया करते थे, और उनका जो सिंहासन होता था ना, उनकी जो गद्दी होती थी उसको खुद हथिया लिया करते थे और खुद राजा बन जाया करते थे। हर एक जो उनका सेनापति होता था, जो पावरफुल कमांडर बन जाता था, वो हमेशा इसी ख्वाहिश में रहता था कि कैसे हम अपने रूलर को डिफीट करें, उसको हटाएं, उसको मारें, उसको किल करें, उसके बाद हम गद्दी पर बैठें। तो वही हो रहा था यहाँ पे भी। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हर आउट ऑफ 2 of 3 रूलर्स सेज पावर ऑफ किलिंग प्रेडिसर्स, तो यानी कि हर 3 में से 2 व्यक्ति हमेशा ऐसे होते थे या 2 रूलर ऐसे होते थे जो अपने प्रेडिसर को हटा के खुद सक्सेसर बनता था। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो भाई इनका रूल ज्यादा तो नहीं होता था, एवरेज 9 ईयर्स तक ये क्या कर पाते थे, रूल कर पाते थे। इससे ज्यादा हमें रूल के ईयर्स इसमें नजर नहीं आते। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सपेंशंस एंड वॉरफेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूस मिलिट्री कैंपेन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू ये मिलिट्री कैंपेन्स करते हैं, नए नए रीजन को जीतने की कोशिश करते हैं, अपने एरिया में उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रेड्स क्या करते थे, लूट पाट मचाया करते थे, सिटीज को तोड़ा करते थे, टेम्पल्स को तोड़ा करते थे, और जो लर्निंग इंस्टीट्यूट होते थे या सेंटर्स होते थे उनको डिस्ट्रॉय किया करते थे। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, रूलर्स एंड इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो रूलर्स एंड इवेंट्स में हम अगर सबसे पहले बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो 14th सेंचुरी के जो रूलर हैं वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंड कंट्रोल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने अपना जो रूल था वो कहां तक एक्सपेंड किया था, इन्होंने किया था नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। लेकिन इन्हीं का एक जर्नल था, कौन था, इनका एक जर्नल था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। इसने क्या किया, इसने साउथ तक, इंडिया के साउथ तक अपने आप को बढ़ाया। यानी कि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने नॉर्थ से और सेंट्रल इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड किया, अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। लेकिन इसका एक जनरल था मलिक काफूर, उसने इसकी पावर को साउथ तक बढ़ाया, साउथ तक लेके गया। आगे अगर हम देखें तो इन्होंने डिफीट किया, मंगोल को भी इन्होंने डिफीट किया, उनके जो इन्वेशन हुआ करते थे उनको इन्होंने डिफीट किया। अटैक्स की बात करें तो भाई इन्होंने काफी ऐसे जो भारतीय केंद्र हुआ करते थे, यानी कि जो इंडियन प्लेसेस हुआ करते थे ना, उनको भी इन्होंने काफी अटैक किए, वहां पे भी अटैक किए। लाइक जैसे कि श्रीनगरम पर इन्होंने अटैक किया, ठीक है, मदुरई पर अटैक किया, चिदम्बरम पर अटैक किया, और साथ साथ रामेश्वरम पर भी अटैक किया। तो वो प्लेसेस थे जहां पर इन्होंने अटैक्स किए। क्लियर है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुए वर्क थे। नाउ अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये जो रूलर था, इसके टाइम पर हमें क्या क्या हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंडेड एम्पायर वाइडली, सबसे ज्यादा जो एम्पायर को बढ़ाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बढ़ाया था। और अगर हम देखें तो भाई ये बहुत बढ़िया तरीके से रूल कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसने इसको पीछे की ओर धकेल दिया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। इसने पैन इंडिया, पूरा पैन इंडिया इसने क्या किया, ऑलमोस्ट अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। कैसा था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज थी वो फिर भी फेल हो गई। वो कैसे हुई, लेट्स सी। तो फर्स्ट इसका जो मिस्टेक थी वो क्या थी, इसकी फर्स्ट मिस्टेक की बात करें तो इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। कहाँ, पहले इसने अपना कैपिटल दिल्ली रखा, उसके बाद दिल्ली से इसने दौलताबाद अपना जो कैपिटल था वो शिफ्ट कर दिया। जब इसने दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया तो वहां तक पहुंचने में हजारों किलोमीटर का जो रास्ता था वो तय करना पड़ता था। बहुत ही जन माल की हानि जो थी वो देखनी पड़ती थी, लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु हो जाती थी। तो हम ये देख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो थे वो डाई हो जाते थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर इसने दोबारा से अपनी जो कैपिटल थी उसको बदला और उसके बाद इसने दोबारा से अपना कैपिटल दिल्ली ही रखा। तो भाई कैपिटल चेंज करने की वजह से इसको बहुत ज्यादा जो लॉस था ना वो देखना पड़ा। आगे अगर इसकी नेक्स्ट अगर हम मिस्टेक की बात करें तो इसने टोकन करेंसी का यूज किया। ये एक अच्छा आइडिया था, टोकन करेंसी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके मामले में ये फेल रहा, क्योंकि आज जो हम करेंसी यूज करते हैं ना बच्चा, वो भी टोकन करेंसी ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके मामले में देखें तो ये जो पॉलिसी थी ना ये इसकी फेल हो गई। क्या हुआ, सिल्वर और जो गोल्ड के कॉइन हुआ करते थे ना उसकी जगह, उन कॉइन्स की जगह इन्होंने रिप्लेस कर दिया कॉपर्स के कॉइन को। किसको, कॉपर्स के कॉइन को इसने रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इसको इकोनॉमिक चॉर्स जो थे वो बहुत ज्यादा देखने पड़े और जिसकी वजह से इसका जो एम्पायर था ना वो बहुत ज्यादा वीक होता चला गया।
ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इसकी मिस्टेक्स थी। आगे अगर हम देखें इकोनॉमी एंड सोसाइटी किस टाइप की हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर हम देखें, ये ना वॉर प्लंडर किया करते थे, बहुत ज्यादा वॉर करते थे और लूटपाट बहुत ज्यादा मचाते थे, ये हम देख सकते हैं। हैवी टैक्सेशन, बहुत ज्यादा हैवी टैक्स वसूल किया करते थे ये लोगों से, और जिसकी वजह से इनको तो प्रॉफिट होता था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। नाउ स्लेव ट्रेड भी हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता था। लोगों यानी कि दासों को बेचा जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जाता था। जो इनकी दशा थी वो बहुत, यानी कि कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब और बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करती थी। क्लियर है। इम्पैक्ट की बात करें अगर हम सोसाइटी में, तो हम देखते हैं ट्रेड एंड एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, और इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी जो है वो हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। क्यों भाई, ये क्यों? क्योंकि भाई इतना ज्यादा हैवी टैक्स होगा तो भाई फार्मर्स कैसे उसको पे करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। आगे अगर हम देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है टेम्पल डिस्ट्रक्शन। भाई टेम्पल डिस्ट्रक्शन क्या थे? हम देखते हैं कि ये अटैक क्या करते थे, हिंदू, बुद्धिस्ट और जो जैन हुआ करते थे ना, उनके इंस्टीट्यूशन पर ये क्या करते थे, अटैक किया करते थे। ठीक है, ये अटैक्स किया करते थे, और ये क्या करते थे, मोटिवेटेड होते थे किसकी वजह से? ये प्लंडर किया करते थे, मूर्तियां तोड़ा करते थे, ठीक है, लूटपाट मचाया करते थे, ये सब किया करते थे। नेक्स्ट, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें जजिया टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। यानी ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था हिंदू से, बुद्धिस्ट से, जैन से, ठीक है, इन लोगों से ये टैक्स लिया जाता था, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ दिया जाता था। तो ये टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था, वो ही इस टैक्स को पे करते थे। क्लियर है। इकोनॉमिकल बर्डन बहुत ज्यादा बड़ा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो हमें देखने के लिए मिला। दिस इज द ओवरऑल दिल्ली सल्तनत जो हमने यहाँ पे देखा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत देखने के लिए मिलेगा कि इस सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे ये सल्तनत धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, खत्म होती चली गई। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तिमूर्स इन्वेंशन, ठीक है, तिमूर के इन्वेंशन देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो हम देखते हैं मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली। इसके टाइम पर दिल्ली में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो थे वो देखने के लिए मिले, बहुत बड़ी मात्रा में लूट पाट खसोट ये देखने के लिए मिला। किलिंग्स जो थी वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली, ठीक है। लेफ्ट एम्पायर वीकेंड, ठीक है, इसकी वजह से जो हम देखते हैं एम्पायर जो था वो पूरी तरीके से वीक हो चुका था, मतलब एकदम टूटने की कगार पर, एकदम समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था। आगे अगर हम देखें फाइनल फेज की बात करें तो हम देखते हैं राइज ऑफ लोधी डायनेस्टी। फाइनली अगर हम देखते हैं तो लोधी डायनेस्टी आती है, और लोधी डायनेस्टी में अगर हम बात करें टेरिटरी श्रिंक ड्यू टू इंटरनल वीकनेस, तो यानी कि इस डायनेस्टी तक पहुंचते पहुंचते जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई उनके अंदर जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, इंटरनल जो वीकनेस थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरली कोई भी डायनेस्टी हो वो वीक कब होती है? जब उनके खुद के अंदर ही जो इंटरनल वीकनेस जो है वो बढ़ने लग जाती है, वो आपस में जब लड़ने लग जाते हैं तो उसका फायदा कोई और उठाने लग जाता है। तो ज्यादातर अगर हम इतिहास में देखें तो हमें यही देखने के लिए मिलता है। और ये जो सल्तनत थी ये भारत में क्यों आई? क्योंकि भाई यहाँ पे राजपूत जो थे उनके भी अंदर हमें इंटरनल वीकनेस, इंटरनल डिस्प्यूट जो थे वो देखने के लिए मिल रहे थे। दैट्स व्हाई दे एंटर्ड इनटू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग रीजनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, क्योंकि ये जहां जहां पे भी जाते वहां पे जो रीजनल पावर्स होती थी ना वो इनको अपने एरिया से खदेड़ दिया करती थी, एंटर ही नहीं करने देती थी, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो सल्तनत थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, एकदम समाप्त हो गई। क्लियर है। तो दिस इज ऑल द दिल्ली सल्तनत। ये सब दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने देखा, दिल्ली सल्तनत जो थी वो कैसे उसका राइज हुआ और कैसे फाइनली वो खत्म हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, तो भाई रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो इनको कहां कहां से इनका रेजिस्टेंस किया गया, जहां जहां पे इन्होंने जाने की कोशिश की वहां वहां से इनको खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। तो भाई कहां कहां से इनको भगाया गया, लेट्स सी। हम देखें तो बहुत सारी जगह से हम देखते हैं इन्होंने ये रेजिस्टेंस जो था वो फेस किया। ज्यादातर जो रीजनल पावर्स होती थी ना, इन्होंने अपने एरिया में इनको घुसने ही नहीं दिया। कुछ थी ऐसी किंगडम जहां पे ये पहुंच भी पाए छोटी मोटी, लेकिन ज्यादातर ने इनको क्या किया, अपने किंगडम में एंटर नहीं करने दिया। क्लियर है। वहीं अगर हम फर्स्ट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है ईस्टर्न इंडिया कलिंगा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, जहां पे कलिंगा यानी कि ईस्टर्न गंगा किंगडम अगर हम देखें इसकी बात करें जो कि कलिंगा में थी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इनका रेजिस्टेंस किया, और ये प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये जो किंगडम थी ये कहाँ पे थी, ओडिशा,
बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में हमें ये किंगडम जो थी नजर आती है। ठीक है, इस किंगडम के अगर हम रूलर की बात करें तो वो थे नरसिम्हा फर्स्ट। ठीक है, नरसिम्हा फर्स्ट जो थे वो यहाँ के रूलर थे और इन्होंने रिपील द मल्टीपल इन रोड्स ऑफ सल्तनत। ठीक है, काफी सारी ऐसी जो सल्तनत थी उनको रिपेल्ड किया। किसने किया भाई? नरसिम्हा फर्स्ट ने इनको रिपेल किया। ठीक है, आगे अगर हम देखें द डिफीट द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल में जो दिल्ली सल्तनत के गवर्नर थे उसको भी इन्होंने डिफीट किया। इसी में अगर हम देखें तो इन्होंने सूर्य टेम्पल कोणार्क बनाया। क्यों बनाया भाई? इन्होंने अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी खुशी में क्या किया? दे कमोमरेट हिज विक्ट्री। क्या किया? ही कमोमरेट हिज विक्ट्री। ठीक है, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ओडिशा के कोणार्क में एक सन टेम्पल बनवाया। और ज्यादातर हमें इतिहास में क्या मिलता है देखने के लिए? जो रूलर हुआ करते थे वो अपना वैभव दिखाने के लिए, अपनी पावर्स दिखाने के लिए जनरली टेम्पल और बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराया करते थे, याद रखना। आगे अगर हम यहाँ पे देखें राइज ऑफ रीजनल सल्तनत, जो रीजनल सल्तनत थी उनका राइज भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर हम देखें द दिल्ली सल्तनत फेस द रिबेलियंस फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ द सर्वल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत, यानी कि इनको बहुत जगह से रिबेलियंस जो था वो फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो रीजनल सल्तनत हुआ करती थी ना वो भी इनको अपने एरिया में एंटर नहीं करने देती थी। ठीक है, एंट्री नहीं देने देती थी। अगर उसी में हम बात करें तो हमें मिलती है बहमनी सल्तनत, जो 14वीं सेंचुरी में हमें देखने के लिए मिलती है। इन्होंने भी इनके ऊपर क्या किया? कंट्रोल किया और काफी सारा पार्ट ऐसा था डीकन का जहां पे इन्होंने इनको घुसने ही नहीं दिया। क्लियर है? आगे अगर हम और देखें और पावरफुल सल्तनत जो थी वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जैसे गुजरात सल्तनत, बंगाल सल्तनत और भी सल्तनत थी जहां पे इनको घुसने नहीं दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो लेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द अलायंस एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स जो थे वो बहुत ज्यादा देखे, फेस किए, बट इनको एंट्री नहीं दी गई। हर जगह से इनका रेजिस्टेंस किया गया, इनको भगाया गया, इनको खदेड़ा गया, प्रतिशोध किया गया इनका। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो राजस्थान का में भी इनका रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। राजस्थान में भी इनको एंट्री नहीं करने दी। वहां पे अगर हम देखें तो राणा कुंभा थे जो मेवाड़ के कौन थे? किंग थे। इन्होंने भी राजस्थान में एंटर नहीं करने दिया। और राजस्थान के बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जहां पे ये जो दिल्ली सल्तनत थी घुस ही नहीं पाई। ठीक है, पार्ट ऑफ द राजस्थान रिमेंडेड बियॉन्ड द रीच ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी वो राजस्थान के काफी सारे ऐसे पार्ट थे जहां पर घुस नहीं पाई। ठीक है, अगर हम 15वीं सेंचुरी की बात करें तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द राणा कुंभा, इससे राणा कुंभा का रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ा। रूलर ऑफ द मेवाड़ किंगडम, कहाँ के किंगडम? ये किंग थे, ये किंग थे मेवाड़ के, ये किंग थे। और यहां से भी अगर हम देखें तो राणा कुंभा ने क्या किया? रेजिस्टेंस किया दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, रेजिस्टेंस किया। आगे देखें सक्सेसफुली रिपील्ड द इन्वेंशंस फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत लेटर सल्तनत ऑल्सो। ठीक है, अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ बाद में भी अगर कोई सल्तनत आई तो इन्होंने उनको भी भगाया, उनको भी फेस किया, अपने एरिया में इन्होंने एंट्री नहीं दी। क्लियर है? नाउ ही बिल्ड द कुंभलगढ़ फोर्ट 15वीं सेंचुरी। अब क्या किया इन्होंने? कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया 15वीं सेंचुरी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये राणा कुंभा के थ्रू बनवाया गया है 15वीं सेंचुरी में। कहाँ बनवाया है इस फोर्ट को? इसको अरावली हिल्स में बनाया है। कहाँ पे? अरावली हिल्स में बनाया है, दैट इज सेंट्रल एंड साउदर्न राजस्थान में। ये हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ही प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम के तौर पर हम इसको देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वॉल है ना वो 36 किलोमीटर लंबी है। तो भाई ये जो वॉल है ना एक तरीके से इनके प्रोटेक्शन के लिए भी है। भाई बाहर से अगर कोई इनके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये वॉल जो है उसके हिसाब से भी इनको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये जो फोर्ट था वो बनवाया था। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें मिलते हैं होयसला। तो भाई ये जो साउदर्न इंडिया होयसला रेजिस्टेंस भी जो था वो देखने के लिए मिला। तो भाई पहले होयसला को देख लेते हैं। ये होयसला जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें स्याला नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने जो गुरु थे उनको लॉयन से बचाया। तो उनके गुरु ने उसको होयसला कहा। होय का मतलब होता है स्ट्राइक करना, मारना, और साला उसका नाम था। तो होयसला जो था एक वैभव को दिखाता है, एक अगर हम कहें एक पावरफुल वर्ड है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ऐसे पावरफुल वर्ड जो है वो हमें हिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं। और यही वर्ड जो है वो अपने किंगडम के लिए भी यूज किया करते थे जनरली। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो हमें ये किंगडम मिलती है ये होयसला, इस तरह से इसका नाम पड़ा। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो जो दिल्ली सल्तनत थी उनको होयसला का जो रेजिस्टेंस था
वो भी देखने के लिए मिला, वो भी फेस करना उनको पड़ा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साउथ की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई वहां पर जो वेल्थ थी ना, वहां पर जो रिचनेस थी वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए वो साउथ की तरफ जाना चाह रहा था। हॉयसलर रूल पार्ट्स ऑफ द साउदर्न इंडिया, ठीक है, मोस्टली कर्नाटका की तरफ इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा रूल किया और डिफेंडेड ऑफ सर्वल अटैक्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अटैक्स थे जिनको इन्होंने डिफेंड किया। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, रिमेंडेड द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन साउथ, तो यही वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम हमें नजर आती है साउथ में जो हमें देखने के लिए मिलती है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, वीकेंड बाय द अटैक्स और इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अगेन सेम प्रॉब्लम वी आर वॉचिंग हियर, सीइंग हियर, राइट। हम यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने दिल्ली सल्तनत का जो एंड था वो कैसे हुआ था, एक तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल वीकनेस की वजह से हुआ था। सेम हम अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिले बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से ये किंगडम जो थी ये वीक हो गई, ठीक है। और बहुत ज्यादा अटैक जो थे वो हो रहे थे क्योंकि ज्यादातर जो किंग थे ना वो यही चाह रहे थे, यानी कि जो ज्यादातर रूलर्स थे वो यही चाह रहे थे पैन इंडिया रूल करें, वो क्या करें, पूरा पैन इंडिया रूल करें। तो भाई साउथ जो था उससे कहीं ना कहीं बचा हुआ था, तो वो वहां तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम आगे देखें यहाँ पे तो इन द मिड 14th सेंचुरी, कब, मिड 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं अब्सॉर्ब्ड इनटू द विजयनगर एम्पायर। तो भाई 14th सेंचुरी तक ये जो हायसला जो किंगडम था इसका जो था एंड हो गया था और वहां पे एक नया किंगडम उभर कर आया जिसको कहा जाता है विजयनगर एम्पायर। क्या कहा जाता है? विजयनगर एम्पायर। तो इसी विजयनगर एम्पायर के बारे में अब आगे हम देखेंगे। तो दिस इज द विजयनगर एम्पायर। अब ये विजयनगर एम्पायर जो था वो कैसे बना, कैसे आया, अब वो देखते हैं। हमने एंडिंग तो देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो किंगडम थी वो कैसे बनी, कैसे आई। तो भाई इसका जो ओरिजिनल था, सबसे पहले अगर हम देखें तो पावरफुल किंगडम इन साउथ 14th सेंचुरी, ठीक है। साउथ में ये किंगडम आप हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यू कैन सी हियर, दिस इज द विजयनगर एम्पायर, गॉट इट। ये विजयनगर एम्पायर और यहाँ पे गजपति किंगडम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो हम अगर देखें जो विजयनगर एम्पायर है, एक्चुअली ये एम्पायर बनाया किसने, तो यहाँ पर अगर हम देखें 14th सेंचुरी में हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई थे। कौन थे? दो ब्रदर थे। कौन थे? हरिहरा और बुक्का नाम के दो ब्रदर्स थे जिन्होंने क्या किया, इस किंगडम को स्टैब्लिश किया। बट कैसे किया? हम कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक के कौन थे? गवर्नर थे, इनके अंडर गवर्नर थे और स्टार्टिंग में ये यहाँ पे गवर्निंग का वर्क करते थे, ठीक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेटर दे रिजेक्टेड द दिल्लीज अथॉरिटी, इन्होंने दिल्ली की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई अपनी। क्या बनाई? इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई अपनी, जिसको कहा जाता है विजयनगर एम्पायर। क्लियर हुआ? द किंगडम ग्रो इनटू द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फोर्स इसने क्या किया, फेस किया। कहां पे? साउदर्न इंडिया में। और खड़ा किया क्या? विजयनगर एम्पायर। क्या खड़ा किया? विजयनगर एम्पायर जो था वो इसने खड़ा किया। मेजर राइवल टू द नॉर्थ, नॉर्थ के लिए जो मेजर राइवल था वो क्या था, तो हम देखते हैं बहमनी सल्तनत। क्या थी? बहमनी सल्तनत थी और लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में हमें देखने को मिलती है। और अगर इट वाज अ मेजर राइवल, यानी कि यही थी मेजर राइवल उस टाइम पर। एक्चुअली फ्रगमेंटेड इनटू द 5 इंडिपेंडेंट स्टेट। आगे जाके ये जो सल्तनत थी ये 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं ये जो एम्पायर है विजयनगर जो सल्तनत है आगे जाके क्या करती है, ये 5 अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो कौन कौन से? फिर इन 5 स्टेट्स को मिलाकर क्या बनता है? डीकन सल्तनत। क्या बनता है? डीकन सल्तनत फिर इनको बोला जाता है। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो वो 5 स्टेट कौन से थे, तो पहला था बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बरार, फोर्थ जो अगर हम यहाँ पे देखें तो अहमदनगर, और फिफ्थ की बात करें तो बीदर। ये वो 5 स्टेट्स हैं जो बहमनी सल्तनत को ब्रेक करके बने और इन 5 को एक साथ क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है डीकन सल्तनत। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे देखें राइज एंड स्ट्रेंथन, यानी कि ये जो किंगडम था, अगर हम देखें विजयनगर जो एम्पायर था ये कैसे राइज हुआ और कैसे इसको पावरफुल बनाया गया। तो अगर हम देखें बिकम द मेजर पॉलिटिकल पावर्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे मेजर पॉलिटिकल पावर में से ये एक थी विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट अगर हम देखें हैड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइटी ऑफ आर्मी, ठीक है, बहुत बढ़िया आर्मी थी इसके पास और काफी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसका देखने के लिए मिलता है ना। प्रमोट इसने किस किस चीज को प्रमोट किया? इसने ट्रेड को प्रमोट किया, यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, आर्ट को प्रमोट किया, ठीक है, लिटरेचर
कल्चर को प्रमोट किया, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, ठीक है, तो इन सबको इन्होंने प्रमोट किया। आगे अगर हम देखें नॉन फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हमें जो थे वो देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है। अगर मेजर कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो भाई कन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें, तो इनका कन्फ्लिक्ट यानी कि द विजयनगर रूलर्स बैटल मेनली विद, यानी कि सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी के साथ बैटल किया है तो किसके साथ किया था, तो हम देखते हैं बीजापुर सल्तनत के साथ इन्होंने क्या किया, बैटल किया, और इन्होंने गोलकुंडा सल्तनत के साथ भी बैटल किए, और अगर हम देखें तो गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा के साथ भी। तो भाई कोई भी रूलर हो, आसपास की जो रीजनल पावर्स होती है ना भाई, उनके साथ तो उनको लड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी किंगडम को बचा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय की बात करें तो ये बहुत ही ग्रेट रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के। तो ये इनकी बात करें तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर में से एक है ये, इसीलिए हिस्ट्री में हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो 16th सेंचुरी की बात करें, जो विजयनगर एम्पायर था ना वो कृष्णदेव राय के फेवर में अगर देखें तो वो अपनी पीक पर था। किस पर था, अपनी पीक पर था, हर चीज से फल फूल रहा था, हर चीज से आगे बढ़ रहा था, हर चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही थी बिकॉज ऑफ कृष्णदेव राय। किसकी वजह से, कृष्णदेव राय की वजह से बहुत ही बढ़िया रूलर माने जाते हैं। आगे अगर हम इनको देखें, इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं वॉन मेनी वॉर्स अगेंस्ट द नेबर्स, यानी कि जो अपने आसपास वो जो भी रीजनल पावर्स होती थी ना, अपने जो नेबर्स होते थे ना, उनसे ये इनके वार होते थे ना, उसमें ये हमेशा जीतते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंड एंड रिस्क्यू द एम्पायर्स एंड डोमिनेट ओवर द डीकन। ठीक है, यानी कि इन्होंने काफी सारे जो एम्पायर से उनको रिस्क्यू किया और जो डीकन था ना उसको डोमिनेट किया। ठीक है, वहां पे भी अपना डोमिनेंस जो था वो बढ़ाया। आगे अगर हम बात करें पैट्रन ऑफ द लिटरेचर एंड लर्निंग, इसको भी ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। और अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे पोएट्स और स्कॉलर्स थे, लाइक जैसे कि संस्कृत के स्कॉलर या पोएट की बात करें या फिर तेलुगु और कन्नड़, इनको भी इन्होंने सेफ रखने का काम किया। ठीक है, इनको भी इन्होंने क्या किया, पैट्रोनाइज्ड किया। आगे अगर हम देखें तो हिमसेल्फ कंपोज, इन्होंने खुद भी एक एपिक ऑफ पोम लिखी जो तेलुगु में थी, जिसका नाम क्या था, अमुक्ता मल्यादा। क्या नाम था इसका, अमुक्ता मल्यादा इसका नाम था। ठीक है, ऑन द स्टोरी ऑफ द तमिल पोइट, किसके ऊपर, एक तमिल पोइट के ऊपर एक स्टोरी है जो कि अंडाल नाम के व्यक्ति हैं, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें ऑफ द वर्क इज द राजनीति। ठीक है, किसके ऊपर है, राजनीति के ऊपर। इसका फर्स्ट सेक्शन जो बताता है वो किसके ऊपर है, वो बताता है राजनीति के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, राजनीति के ऊपर फोकस करता है। वेयर द एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज। ठीक है, गुड गवर्नेंस, जहां पे इन्होंने गुड गवर्नेंस से रिलेटेड अपने जो आइडियाज हैं वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे अगर हम पैट्रन ऑफ द टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई इन्होंने इसको भी काफी पैट्रन किया, पैट्रन मतलब सेफ रखा, संरक्षण दिया, काफी इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, इसमें देखें तो प्रोवाइड द ग्रांट्स, यानी कि इन्होंने काफी सारे ऐसे टेम्पल्स थे जहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रांट्स दिए, यानी कि बहुत ज्यादा इन्होंने दान दिया। क्या दिया, दान दिया, जैसे कि तिरुपति टेम्पल, विठल टेम्पल। ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स में ये दान दिया करते थे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे टेम्पल्स को, प्लेसेस को और बिल्डिंग को ये बनवाया करते थे। तो ये भी मतलब एक आर्किटेक्चर और टेम्पल जैसे वर्क से बहुत प्यार करते थे, एक तरीके से उसको प्रमोट किया करते थे, हम ये कह सकते हैं। फिर अगर हम देखें जो इनकी डेथ है वो कैसे होती है, तो भाई अगर हम देखें आफ्टर विनिंग मैनी वॉर्स अगेंस्ट द नेबर्स, यानी कि नेबर्स के अगेंस्ट बहुत सारे वॉर्स इन्होंने किए, उनको जीता और विजयनगर एम्पायर को उसकी पीक पर रखा हमेशा और बहुत बढ़िया तरीके से रूल किया। लेकिन किसी कारणवश इनकी जो किसी बीमारी से इनकी डेथ हो जाती है 1529 में, जिस वजह से हम देखते हैं फिर धीरे धीरे ये जो एम्पायर है ना वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एक एंडिंग में पहुंचना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एम्पायर था इसकी एंडिंग कैसे होती है। तो यहां अगर हम देखें बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी कि डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो था उसकी एंडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बैटल था, तालीकोटा का बैटल हुआ था यहाँ पे, तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये जो किंगडम थी ना इसका एंड हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, अगर यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं डीकन सल्तनत जो थी वो और प्लस कृष्णदेव राय के जो सन इन लॉ थे ये, इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने कॉलिएशन कर लिया था। क्या कर लिया था, इन्होंने कॉलिएशन कर लिया था और डिफीट कर दिया था विजयनगर को। ठीक है, बाय फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली इसको डिफीट कर दिया। किस उसमें बैटल में, बैटल ऑफ तालीकोटा में। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, इस विजयनगर एम्पायर का एंड माना जाता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें आफ्टर मैथ तो क्या देखने के लिए मिलता है। आफ्टर मैथ की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं सिटी वॉज सैक्ड ओवर द सर्वल मंथ, यानी कि जो सिटीज थी ना उनको सैक्ड, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई गई,
तोड़ा गया, क्या क्या अगर देखें तो हाउसेस को तोड़ा गया, शॉप्स, बिल्डिंग, प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इतना ज्यादा हमें वहां पे डिस्ट्रक्शंस जो था वो देखने के लिए मिला, इतनी ज्यादा तबाही एक तरीके से मचा दी गई। ठीक है, और अगर हम देखें मच ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन मास्केट्स वाज, हम वहां पे वो भी देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं बहुत ज्यादा जो मास्केट्स था, लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मारा गया, काटा गया, ये सब भी हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है। आगे एंड ऑफ एम्पायर की बात करें तो किस तरह से एंड होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं आफ्टर दिस, यानी कि जो भी कुछ हुआ उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू द स्मॉलर रीजन रूल्ड बाय द नाइकास। ठीक है, उसके बाद ये जो एम्पायर था ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया था, फ्रेगमेंटेड हो गया था। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर ना किसने रूल किया, इसके बाद उसके ऊपर रूल किया नाइकाज ने, नाइकाज उसके ऊपर रूल करने लगे। फिर फाइनली अगर हम देखें जो पहले क्या होते थे वो मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, पहले वो मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे, उसके बाद वो फ्रेगमेंटेड एरियाज पर क्या नाइकाज के फॉर्म में क्या करने लगे, वो वहां पे काम करने लगे। ठीक है, एक तरीके से गवर्न करने लगे। नाउ फिर हम देखते हैं 17वीं सेंचुरी में क्या होता है, इस एम्पायर का यानी कि विजयनगर एम्पायर का एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, विजयनगर एम्पायर का एंड हो जाता है। फाइनली क्या हो जाता है, इस एम्पायर का एंड हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। आगे हम देखते हैं हमें मुगल्स मिलते हैं। कौन मिलते हैं, मुगल्स। अब हम देखेंगे मुगल्स को। नाउ मुगल्स, आफ्टर डिफीट ऑफ द विजयनगर एम्पायर वी सी द मुगल्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम मुगल्स को देखते हैं। तो भाई अगर हम यहाँ पे पहले बात करें बाबर की, अगर हम बाबर की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं टर्की मूल रूलर कौन था, ये टर्की मूल का रूलर था, और ये तिमूर वंश से, कहां से, तिमूर वंश से ये क्या करता था, एक तरीके से रिलेट करता था। ठीक है, रिपील्ड फ्रॉम द समरकंद, इसको कहां से भगाया गया था, इसको भगाया गया था समरकंद से, निष्कासित कर दिया गया था, वहां से खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था। अब जब इसको वहां से निकाल दिया गया तो इसको कौन नजर आया, इसको भारत नजर आया। ठीक है, नाउ टर्न टू इंडिया, कहाँ आया ये, फिर इंडिया में आया। भगाया कहां से गया था, इसको निष्कासित कर दिया गया था समरकंद से। ठीक है, क्या कर दिया गया था, इसको एक्सपेल्ड कर दिया गया था वहां से, और उसके बाद ये कहाँ आया, इसने अपना रुख किया भारत की तरफ, फिर ये भारत में आया, और यहाँ पे आके इसने क्या किया, डिफीट द, इसने सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत किया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे किया, और हम देखते हैं यहाँ पे इसने ये क्या था, इब्राहिम लोदी, किसको, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया। कैसे डिफीट किया भाई, बहुत बढ़िया तकनीक से किया था उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा इसने गन पाउडर का यूज किया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर हम देखें अच्छी चीजों का यूज किया इसने युद्ध में, तब जाके इसने ये जो वॉर था वो जीता। ठीक है, बैटल जो था वो जीता। आर्टिलरीज का यूज किया, मैटलॉक्स का यूज किया, ठीक है, और गन्स इसका बहुत ज्यादा यूज किया। इतनी बढ़िया तकनीकों का अगर देखें, इतनी अच्छी टेक्निक का यूज करके इसने ये बैटल लड़ा और जीता। ठीक है, आगे अगर हम देखें एंडेड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो थी उसका एंड हो चुका था। फिर हम देखते हैं फॉर्म होता है मुगल एम्पायर। क्या होता है, मुगल एम्पायर जो था वो यहाँ पे हमें स्टैब्लिश होता हुआ नजर आता है। स्टैब्लिश कौन करता है मुगल एम्पायर को इंडिया में, भाई बाबर। समरकंद से भगाया गया था ना, समरकंद से भगाया गया था, कहाँ पे आया, फिर क्या नजर आया इसको भारत नजर आया। ये भारत के अंदर आया, भारत के अंदर आकर इसने यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया, जहां पे इसने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया। कैसे डिफीट किया भाई, बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ इसने यहाँ पे ये जो बैटल था ना वो लड़ा था उस टाइम पे। ठीक है, इस तकनीक को हम अच्छा मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो थी उसका एंड हो गया, और फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे शुरू होता है मुगल एम्पायर। क्या शुरू होता है, मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश करता है बाबर। क्लियर है, तो हम देखते हैं कि बाबर के बाद हमें हुमायूं देखने के लिए मिलता है कि 1530 में, और उसके बाद अगर हम देखें तो हुमायूं था ना वो रूल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जगह जगह से इसको क्या हार का सामना करना पड़ रहा था, डिफीट हो रहा था ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो शेर शाह सूरी आता है, इसने क्या किया, हुमायूं को डिफीट किया। क्या किया इसने, हुमायूं को डिफीट कर दिया और स्टैब्लिश किया सूर एम्पायर। क्या इसने स्टैब्लिश किया, इसने सूर एम्पायर जो था वो स्टैब्लिश किया। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने रिफॉर्म्स किए। कौन कौन से किए, लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे इसने क्या किया, इसने रोड बनवाया। क्या बनवाया, इसने रोड बनवाए। ठीक है, इसी में एक फेमस रोड है, कौन सी है वो, ये है ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, ये इसने बहुत बढ़िया किया। दूसरा अगर यहाँ पे देखिए इसने पोस्टल सर्विस, ठीक है, पोस्टल सिस्टम को भी इसने यहाँ पे क्या किया, स्टैब्लिश किया। देखते हैं बहुत अच्छा रिफॉर्म था ये भी। इसने करेंसी लेकर आया रुपया।
कौन सी करेंसी लेकर आया, ये रुपया करेंसी भी लेकर आया। लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी इसने यहाँ पे क्या किया, रिफॉर्म किया, ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी इसने यहाँ पे लगाया। नाउ अगर हम देखें तो इसका जो ये एम्पायर था ना, बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं था, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था। कितने के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था, फिर भी ये सारे जो वर्क थे इसने यहाँ पे किए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हेमू आता है। कौन आता है, हेमू आता है। अब ये क्या करता है, यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे डिफीड हेमू आता है यहाँ पे सूर्यवंश का, ठीक है, यानी कि ये इसी वंश से क्या करता है, वजीर होता है। क्या होता है, ये इस वंश में क्या होता है, वजीर होता है। इस वंश का क्या होता है, ये वजीर होता है, यानी कि शेरशाह सूरी, यानी कि इस एम्पायर का, ये सूर्य एम्पायर का एक तरीके से वजीर होता है। ये कैप्चर करता है दिल्ली को, क्या करता है, दिल्ली को कैप्चर करता है और रूल करता है उसके ऊपर ब्रीफली। कैसे, ब्रीफली उसके ऊपर रूल करता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफीट इन द सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत बाय अकबर। तो अकबर जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें क्या होता है, इसको डिफीट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको हरा दिया जाता है। नाउ हेमू जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है बहुत बुरी तरह से, और उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया जाता है और इसका एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि इसका जो सर होता है उसको एकदम धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, इसका एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आगे अगर हम देखें तो हमें नाउ अकबर जो आता है वो हेमू को डिफीट कर देता है, ठीक है। हेमू को डिफीट करने के बाद यहाँ पे अकबर आता है और अकबर हम देखते हैं अकबर डिफीट हेमू इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या करता है, अकबर डिफीट कर देता है हेमू को, और उसके बाद अकबर रिजाइन दिल्ली, ठीक है, फिर वो रिजाइन कर देता है दिल्ली से। फिर मुगल रूल फॉर्मली, उसके बाद वहां पे मुगल्स का जो रूल होता है वो फॉर्मली यानी कि अच्छे से चलता है, और दोबारा से वहां पे हमें क्या मिलता है, मुगल यानी कि री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो हम देखते हैं बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पावर इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर को लेके कौन आया था, बाबर लेकर आया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज क्या क्या यूज किया था उसने, गन पाउडर, आर्टिलरी, ठीक है, और मिलिट्री एजेस, काफी सारी चीजें इसने यूज की थी। बहुत बढ़िया तरीके से ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो लड़ा था, ठीक है। फिर हम शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स देखते हैं। स्ट्रेंथन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमी, बहुत बढ़िया तरीके से हमें ये देखने के लिए मिलता है। इसने क्या किया था, स्ट्रेंथन किया था किसका, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को, बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप इसकी पॉलिसीज को ये देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है वो टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है मुगल्स के लिए। वो कैसे, क्योंकि इसी से रीस्टैब्लिशमेंट होता है इन लोगों का यहाँ पे दोबारा, यानी कि ये जो मुगल शासन होता है इसका रीस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो अकबर्स विक्ट्री होती है और रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल फैमिली यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल फॉर मुगल्स। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अकबर देखने के लिए मिलता है। अकबर की बात करें तो भाई बहुत छोटी ही एज में ये रूलर बन गया था, ठीक है। अगर हम अकबर की बात करें तो यहाँ पे बहुत छोटी सी ही एज में क्या बन गया था, रूलर बन गया था, ब्रूटल कंकूरर। क्या था ये, ब्रूटल कंकूरर था, ठीक है। और अगर हम देखें ये टॉलरेंट रूलर था, क्या था, एक टॉलरेंट रूलर था। और अगर हम देखें वो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कल्चरली रिच एम्पायर, इसने क्या किया, अपना जो एम्पायर खड़ा किया वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल था और कल्चरली था, यानी कि ये कल्चर से बहुत ज्यादा क्या करता था, प्यार करता था एक तरीके से, ठीक है। वॉर किया, डिप्लोमेसी की और टॉलरेंस को यूज किया, जिस वजह से क्या हुआ, इसने अपना जो शासन था, अपना जो एम्पायर था उसको खड़ा किया। क्या किया, अपने एम्पायर को इसने खड़ा किया। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, बिकम एम्परर एट 13, यानी कि ये 13 ईयर की एज में ही क्या बन गया था, एम्परर बन गया था। और ये क्या चाह रहा था, किसके बाद, अपनी फादर यानी कि हुमायूं की डेथ के बाद। और ये क्या चाहता था, कंक्यूर एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया पर क्या करना चाहता था, ये राज करना चाहता था, पूरे इंडिया को जीतना चाहता था, ठीक है। अर्ली ब्रुटेलिटी, अगर हम अर्ली ब्रुटेलिटी की बात करें तो हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये कहां पर है, राजस्थान में है। और अकबर क्या करता है, फरमान सुनाता है, क्या कहता है कि वहां पर ये सबसे पहले तो इस फोर्ट को क्या करता है, 5 मंथ तक सेज करके रखता है। क्या करता है, 5 महीने तक इस फोर्ट को वो पूरा चारों तरफ से घेर के रखता है। उसके बाद ये फरमान सुनाता है कि वहां पे जो लोग हैं ना उनको मार डालो। एटलीस्ट 30,000 जो लोग थे वहां पर उनको मार दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और बच्चे और वुमेन्स जो वहां पर होती थी उनको क्या कर लिया था, एनस्लेव्ड कर लिया था, ठीक है। यानी कि जो वहां पे वुमेन और जो वहां पे चिल्ड्रन थे उनको एनस्लेव्ड कर लिया, अपने पास उनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। तो अगर हम देखें जो महिलाएं होती थी उनको, उनके साथ ये बहुत ही अभद्र कार्य करते थे, बहुत ही दुष्कर्म करते थे, जिसकी वजह से महिलाएं मरना पसंद करती थी, बल्कि उनका दास बनना पसंद नहीं करती थी, ठीक है। तो उसी में अगर हम देखें एक एग्जांपल है यहाँ पे जोहर का, तो हमें जोहर का एक एग्जांपल यहाँ पे नजर आता है। महिलाएं क्या करती थी, जो राजपूत महिलाएं होती थी वो सेल्फ सेक्रीफाइस कर लिया करती थी, वो अवॉइड करती थी किसको, कैप्चर को। वो नहीं चाहती थी कि वो कैप्चर हो जाए, उनका शोषण हो, ठीक है, उनके साथ कोई ऐसा कार्य हो। तो इस वजह से ये क्या करती थी, जोहर कर लिया करती थी। जोहर क्या होता था, वो महिलाएं अपने आप को आग में क्या कर लेती थी, जला लेती थी और अपने आप को खत्म कर दिया करती थी, जिस वजह से वो इस तरीके के कैप्चर से बच सके, ठीक है। अगर हम देखें, आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावत,
पद्मावत एक मूवी है जिसमें आपने देखा होगा जो महिलाएं कैसे जोहर करती हैं। नहीं देखा तो आप जाइएगा और देखिएगा कि जो महिलाएं होती थी, कहाँ पे राजपूत जो महिलाएं होती थी वो कैसे जोहर करती थी। ठीक है, आगे ये किस चीज में बिलीव करता था, अगर हम देखें अकबर का बिलीव किसमें था। अकबर का बिलीव था रूल मस्ट कीप कंक्यूरिंग, यानी कि जो रूलर होता था ना उसका जो मेन कार्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंक्यूरिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को यानी कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को, जगह को जीतना, अपने एरिया में मिलाना। ठीक है, अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करना। कंक्यूरिंग को ये क्या करता था, ये कहता था एक रूलर का क्या काम होना चाहिए, कंक्यूरिंग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य को बढ़ाना। क्या, अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे शिफ्ट टू द टॉलरेंस, उसके बाद ये टॉलरेंस की तरफ बढ़ता है और हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये शुरू करता है सुलह कुल यानी कि पीस फॉर ऑल, ये इसकी तरफ बढ़ता है और ये एक इस तरह का फरमान निकालता है जिसको बोलते हैं सुलह ए कुल, जिसका मतलब होता है पीस फॉर ऑल। क्या होता है, पीस फॉर ऑल। फिर आगे हम देखें तो ये अबॉलिश कर देता है जजिया को। क्या कर देता है, जजिया को अबॉलिश कर देता है। जजिया एक ऐसा टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, यानी कि हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जो हुआ करते थे उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता था, मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स नहीं लगता था। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो राजपूत अलायंसेज, यानी कि अब इसने आगे कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज किया अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। तो आसपास जो राजपूत महिलाएं होती थी उनके साथ ये क्या करते थे, अब इन्होंने मैरिज जैसे जो रिलेशन थे ना वो करने शुरू कर दिए, यानी कि ये राजपूत महिलाओं से शादी करते थे और अपने एम्पायर में उनको इंक्लूड किया करते थे। तो इस तरह से इन्होंने आसपास क्या शांति का माहौल बनाने के लिए कुछ इस तरीके की टेक्निक्स भी यूज की। इंक्लूड हिंदूज इन अ हाई पोस्ट, यानी कि इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को भी हाई पोस्ट पर रखने के लिए, हाई पोस्ट पर रखना शुरू किया। और अगर हम देखें तो हाई पोस्ट पर जब इन्होंने हिंदुओं को रखना शुरू किया तो वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ एक ही था जिनको इन्होंने क्या किया, हाई पोस्ट पर रखना शुरू किया। इन्होंने प्रमोट किया इंटरफेथ डायलॉग्स को, इसने क्या किया, शुरू किया। आगे अगर हम देखें रिलाइज फोर्सिंग रिलीजन इज रॉन्ग, इसको बाद में रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ कि फोर्सफुली अगर हम किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो एक गलत होता है। क्या होता है, वो गलत होता है। हमें फोर्सफुली क्या नहीं करना चाहिए, किसी का भी धर्म जो है वो परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसको बाद में रिग्रेट हो रहा था इस चीज को लेकर। अगर हम और देखें इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हम देखते हैं इसने जो यूज किया, इसने तो डिप्लोमेसी का यूज किया और साथ साथ इसने इंक्लूजन का यूज किया ताकि क्या हो, स्टेबलाइज हो, इसका एम्पायर क्या हो, स्टेबलाइज हो। इंक्लूजन जैसे कि इसने जो महिलाएं होती थी, राजपूत महिलाएं, उनसे शादियां करना शुरू किया, उनके साथ जो एक तरीके से एक अच्छे रिलेशन होते हैं वो बनाने शुरू किए, सो दैट कि इनके किसमें एम्पायर में एक स्टेबलाइजेशन आ सके। ठीक है, एक तरीके से इनका जो एम्पायर है वो सही तरीके से चल सके। आसपास के जो एरिया होते थे अब उनके साथ इन्होंने एक तरीके से दोस्ती जैसा जो माहौल था वो बनाना शुरू किया। आगे अगर हम देखें वॉन्ट सपोर्ट ऑफ राजपूत, इसने क्या किया, राजपूत को जीता भी और साथ साथ उनको सपोर्ट भी किया। ठीक है, अगर हम रेन की बात करें तो भाई इन्होंने 50 इयर्स तक एटलीस्ट क्या किया, रेन किया, इन्होंने राज्य किया। बुक में 49 दिया है लेकिन हम देख सकते हैं कि 50 ईयर तक एटलीस्ट इन्होंने क्या किया, रेन किया। ठीक है, अगर हम देखें मिडिल में तो इनका ये जो था एम्पायर ये पीसफुली चल रहा था और लास्ट में अगर हम देखें तो लास्टली इन्होंने काफी सारे ऐसे कैंपेन्स थे जो इन्होंने चलाए। क्या चलाए, काफी सारे कैंपेन ये लास्ट में चलाते रहे, जैसे कि कश्मीर में, सिंध में, डीकन में और अफगानिस्तान में लास्ट में कुछ ये कैंपेन्स जो थे वो चलाते रहे। अगर हम लास्टली बात करें तो भाई ये कल्चर एंड नॉलेज किस तरह से बिलीव करता था, कल्चर एंड नॉलेज में। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये इलिटरेट था, क्या था, ये इलिटरेट था लेकिन फिर भी ये क्या करता था, ये नॉलेज से बहुत लव करता था, एक तरीके से नॉलेज लविंग था। क्या था, नॉलेज लविंग था, नॉलेज को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, ये गेन करना चाहता था ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। और इसीलिए इसने ट्रांसलेशन सेंटर खुलवाया, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इसने एक ट्रांसलेशन सेंटर खुलवाया जहां पे इसने बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी कराया। क्या कराया, बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी कराया, जिसमें अगर हम देखें तो महाभारत, रामायण, गीता और पंचतंत्र ये वो बुक्स थी जिनका इसने संस्कृत से फारसी में क्या करवाया, ट्रांसलेशन करवाया। क्लियर है। आगे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो भाई इसके टाइम पर क्या हुआ था, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा हमें एक तरीके से राइज देखने के लिए मिला। यानी कि इसके टाइम पर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, म्यूजिक को, आर्ट को, कल्चर को, आर्किटेक्चर को, पेंटिंग को बहुत ज्यादा क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया, काफी इसका संरक्षण किया गया, एक तरीके से काफी प्रिटेंड किया गया इसको। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जो इसका सन है वो कौन था, जहांगीर। और इसके ग्रैंड सन की बात करें तो वो थे शाहजहां, जिन्होंने बनवाया था ताजमहल। क्या बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। आगे देखते हैं, नाउ औरंगजेब। ये थे औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे पावरफुल एम्परर कौन था, ये एक बहुत ही पावरफुल एम्परर था। दूसरा बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्या था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था एंड लास्टिंग इम्पैक्ट हम इसमें देख सकते हैं। आगे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो हम देखते हैं इसके राइज टू द पावर, किस तरह से, सन ऑफ द शाहजहां, किसका पुत्र था ये
शाहजहां का पुत्र था, यानी कि शाहजहां कौन थे, इसके पिता थे। अब इसने क्या किया, डिफीट एल्डर ब्रदर, अपने जो ब्रदर था ना दारा शिको, उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। एक्चुअली इनके फादर क्या चाहते थे, जो इनके फादर थे शाहजहां, वो चाहते थे कि जो इनका बड़ा बेटा है दारा शिको वो क्या करे, वो रूलर बने। लेकिन जो औरंगजेब था उसने क्या, उसको ये चीज पसंद नहीं आई और उसने क्या किया, दारा शिको के साथ क्या किया, वॉर किया और उसको डिफीट कर दिया। और इसके और भी और खुद क्या बन बैठा, खुद सक्सेसर बन बैठा। और अगर हम आगे देखें, इसके 2 ब्रदर और थे जिसका इसने क्या करा दिया, एग्जीक्यूशन करा दिया और एग्जाइल करा दिया। इनको भी इसने क्या करा, अपने रास्ते से हटा दिया। सबको, अपने सारे भाइयों को इसने क्या किया, धीरे धीरे रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद अगर हम देखें, इम्प्रिजन शाहजहां इन आगरा, और अपने ही पिता को इसने क्या करा, आगरा के फोर्ट में क्या किया, आगरा के फोर्ट में इसने अपने ही पिता को क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, वहां पे कैद करके रखा। कब तक कैद करके रखा, जब तक उनकी वहां पे मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि जब तक वो वहां पे डाई नहीं हो गए तब तक इन्होंने क्या किया, वहां पर अपने फादर को इम्प्रिजन करके रखा। ठीक है, नाउ बिकम एम्परर 1658। उसके बाद क्या होता है कि 1658 में क्या बन जाते हैं, ये रूलर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एम्परर बन जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये अपने आप को कौन सा टाइटल देते हैं, ये अपने आप को टाइटल देते हैं आलमगीर का। कौन सा, आलमगीर का टाइटल देते हैं। इसका मतलब होता है कनक्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व का विजेता। ये अपने आप को क्या देते हैं, इस तरीके का एक टाइटल देते हैं, क्योंकि ये क्या करना चाहता था, ये चाहता था पूरे विश्व पर अपने आप को स्थापित करना चाहता था, पूरे विश्व पर क्या करना चाहता था, रूल करना चाहता था। ठीक है, इसलिए अपने आप को इस तरह के टाइटल दिया करता था। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी जो मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करें तो इसने जो अपनी मिलिट्री का एक्सपेंशन किया वो कहां तक किया, तो हम देखते हैं एटलीस्ट इसने जो रूल किया ना वो 49 ईयर्स तक किया। कितना किया, 49 ईयर्स तक इसने रूल किया। आगे अगर हम देखें तो एक्सपेंड मुगल एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसने बहुत ही, इसके पर्पस में देखें तो इसने जो मुगल एम्पायर था ना वो बहुत दूर तक फैलाया। ठीक है, बहुत दूर तक इसने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। अगर इसका जो मेजर फोकस की बात करें तो भाई ज्यादातर जो रूलर हुआ करते थे ना उनका मेजर जो फोकस हुआ करता था वो डीकन ही हुआ करता था। लेकिन डीकन में बैठी हुई वो जो शक्तियां थी ना वो भी कम नहीं थी, वो इतनी बड़ी महाशक्तियां हुआ करती थी कि अब चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या फिर वो मुगल्स हो, उन्होंने इनको खदेड़ने का काम किया, अपने एरिया में इनको घुसने का काम बिल्कुल नहीं दिया, यानी कि उन्होंने इनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि उनके एरिया में ये घुस बैठे। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि एटलीस्ट इन्होंने क्या किया, 25 ईयर्स तक क्या किया, तो अपनी जिंदगी के 25 ईयर्स निकाल दिए। किस लिए, डीकन जो एरिया था उसको क्या करने में, उसको कैप्चर करने में। ठीक है, डीकन कैंपेन पर क्या किया इसने, ज्यादा फोकस किया। और अगर हम देखें फोर्स कंटिन्यूस रिबेलियंस, क्या किया इसने, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस रिबेलियंस ये क्या करता था है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इसके जो रिबेलियंस होते थे वो ये करता रहता था। और अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की बात करें तो भाई 25 ईयर्स तक इसने स्पेंड कर दिए स्पेशली डीकन के लिए। इतने यानी कि 25 ईयर्स तक डीकन को कैप्चर करने के लिए ये वॉर करता रहा। आगे इसका क्या हुआ, ट्रेजरी ड्रेन्ड हो गई, यानी कि इसका जो खजाना होता था ना वो धीरे धीरे वो खाली होता हुआ चला गया। और अगर हम देखें तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक पड़ गया। क्या पड़ गया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वीक पड़ गया, कमजोर पड़ गया। लेड टू डिक्लाइन द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज डेथ। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जो एम्पायर था ना इसकी डेथ के बाद वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। फाइनली जो इसकी डेथ थी तो हम देखते हैं वहां तक आते आते जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, आगे भी चल रहा था लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आते तो हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा हमें इनके अंदर जो है मुगल्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई इसके रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, ये किस तरीके की रिलीजन पॉलिसी में जो था वो बिलीव करता था। तो अगर हम देखें वैसे तो था बहुत ही ब्रूटल, लेकिन इसकी जो रिलीजन पॉलिसी थी वो किस तरह की थी, तो हम देखते हैं फॉलो करता था ये सुन्नी इस्लामिक, स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, ये सुन्नी इस्लामिक था। इसी चीज को ये ज्यादातर क्या करता था, प्रमोट करता था, इसको फॉलो करता था। नाउ लीव करता था, यानी कि ये सिंपल ऑस्टर जो लाइफ थी इसकी उसको जीने में ये बिलीव करता था, अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीने में बिलीव करता था। अगर हम इसकी पॉलिसीज की बात करें तो हम देखते हैं कि इसने बैन किया म्यूजिक एंड डांस को। इसका मतलब था कि इसने म्यूजिक एंड डांस को जो था उसको बैन किया। ये चाहता था, इसको लगता था कि जो म्यूजिक और डांस है वो क्या है, वो एक तरीके से मुस्लिम धर्म में क्या है, एक तरीके से अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, मुस्लिम धर्म में म्यूजिक एंड डांसेस को अच्छा नहीं माना गया। ये इस चीज का क्या करता था, विरोध करता था एक तरीके से। तो इसीलिए इसने म्यूजिक एंड डांस के ऊपर क्या कर दिया, बैन कर दिया। यानी कि इसको ये लगता था कि जो मुस्लिम कल्चर है वो इसको अलाउ नहीं करता एक तरीके से। नाउ अगर हम देखें इम्पोज जजिया, यानी कि इसने दोबारा से जजिया टैक्स जो था उसको इम्पोज कर दिया, जिसको अकबर ने खत्म कर दिया था। क्या किया था, जिसको अकबर ने खत्म कर दिया था वो जजिया टैक्स इसने दोबारा से शुरू कर दिया। एडेड पिलग्रिम टैक्स ऑन हिंदूज, तो हम देखते हैं इसने पिलग्रिम टैक्स जो था वो हिंदूज पर दोबारा शुरू किया। तो इसने हम देखते हैं जो पिलग्रिम टैक्स यानी कि जो हिंदू लोग थे जो अपने मंदिर वगैरह जाते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, अगर हम देखें तो उसके ऊपर भी इसने क्या कर दिया था, इसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। रिलीजियस एक्शन, इसके जो रिलीजन एक्शन थे वो कौन कौन से थे, अगर इसमें देखें ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सम टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स को इसने तुड़वाने का ऑर्डर दिया। लाइक जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें वाराणसी, मथुरा और सोमनाथ, इन टेम्पल्स को तुड़वाने के लिए इसने क्या किया, इसने ऑर्डर किया। और अगर हम
आगे देखें तो इसने जैन और सिख टेम्पल्स को भी क्या किया, तोड़वाने का काम किया, ठीक है। और इशू किया फरमान, इसने फरमान जो थे यानी कि लॉयल ऑर्डर्स जो थे वो इशू किया और उनके ऊपर एक्शन किया, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं हिस्टोरिकल डिबेट्स। अब हिस्टोरिकल डिबेट्स की बात करें तो लोग क्या कहते हैं, अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस कहते हैं से एक्शन वर द पॉलिटिकल, यानी कि इसने जो भी एक्शंस लिए ना हिस्ट्री में वो एक्चुअली क्या थे, वो पॉलिटिकली थे। क्या थे, पॉलिटिकली थे। ये जस्ट क्या करना चाहता था, ये कंट्रोल करना चाहता था एम्पायर्स पर, और इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिलीजन मोटिव्स थे इसके पीछे क्या थे, इसने ये जो भी काम किया, जैसे कि म्यूजिक को बंद कराया, जजिया टैक्स दोबारा से शुरू किया, पिलग्रिम टैक्स ये लेता था, तो इसका मतलब ये था कि कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई इसका जो मोटिव था ना वो रिलीजियस था, वो पॉलिटिकली नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग जो थॉट्स हैं हिस्टोरियंस के वो यहाँ पे मिलते हैं। बट ये क्या करता था, ग्रांट्स एंड प्रोटेक्शन भी देता था, यानी कि इसने कुछ ग्रांट्स भी दिए, यानी कि ये थोड़ा दान भी करता था, और प्रोटेक्शन यानी कि मंदिरों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता था। तो ये भी हमें क्या मिलता है, सुनने में आता है इतिहास में। आगे अगर हम की टेकअवेज की बात करें तो पावरफुल बट स्ट्रिक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स रूलर, ये एक स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स रूलर था। और अगर हम आगे देखें तो हम देखते हैं एम्पायर रीच मैक्सिमम साइज बट बिकम अनस्टेबल, यानी कि इसके टाइम पर जो हम इसका एम्पायर देखें तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो एक अनस्टेबल था। कैसा था, अनस्टेबल था। इसने मैक्सिमम साइज तो एक्सपेंड किया अपने एम्पायर का, लेकिन वो क्या था, अनस्टेबल था, ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। इसकी पॉलिसीज और लॉन्ग वॉर जो थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं ये जो मुगल एम्पायर था ये एक तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। भाई हम इसकी पॉलिसीज की बात करें तो यहाँ पॉलिसीज आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम इसकी पॉलिसीज देखें तो भाई इसने जजिया टैक्स दोबारा से शुरू किया, ठीक है। इसने पिलग्रिम्स टैक्स जो थे वो लेना शुरू किया, और साथ में म्यूजिक एंड डांस को इसने क्या कर दिया, बैन करा दिया। तो भाई ये जो पॉलिसीज थी ये बहुत ही क्रूल थी। तो एक तो इसकी पॉलिसीज और दूसरा जो लॉन्ग वॉर्स ये करता था। आप यहाँ देखोगे सिर्फ डेगन को जीतने के लिए इसने क्या किया, 25 ईयर्स तक क्या किया, वहां पे इसने वॉर किए, लंबे लंबे वॉर किए, जिस वजह से हम देख सकते हैं जो मुगल एम्पायर था वो एक तरीके से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है रेसिस्टेंस टू द मुगल्स, यानी मुगल्स का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कहाँ से लोगों ने, यानी कि जो अगर हम कहें रूलर्स ने मुगल्स को भगाया, खदेड़ा, कहाँ से हमें इनका रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखें पीजेंट्स रिवॉल्ट, तो भाई पीजेंट्स रिवॉल्ट अगर हम देखें तो वो हमें इतिहास में क्यों देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मुगल्स क्या करते थे, इनके जो एरियाज होते थे ना उनको भी कैप्चर करने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। तो ये भी कुछ कम नहीं थे, ये भी खड़े होते थे और टक्कर से उनसे क्या करते थे, उनके साथ टक्कर से लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। ये भी पीछे नहीं हटे, अपने एरिया में इन्होंने उनको घुसने नहीं दिया, और जब जब जरूरत पड़ी ये एकजुट हुए, एक साथ इकट्ठा हुए, और इन्होंने क्या किया, इतनी कम आर्मी होने के बाद भी मुगल्स का सामना किया और उसमें ये जीते भी। इसका एग्जाम्पल आपको अभी दिखाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं मैनी पीजेंट्स रिवॉल्टेड ड्यू टू हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लोटेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ज्यादातर जो पीजेंट रिवॉल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, एक तो इन्होंने जो टैक्स लगाए थे वो बहुत ज्यादा थे, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इनका जो एक्सप्लोटेशन था वो बहुत ज्यादा करते थे, ये लोगों के साथ उनका शोषण किया करते थे, ठीक है। टैक्स बहुत ज्यादा लिया करते थे, जिस वजह से जो पीजेंट्स हुआ करते थे ना वो एक तरीके से क्या हो गई, बहुत गुस्से में आ गई। भाई इतना कैसे किया जा सकता है कि कोई इंसान अपनी जान ही निकाल के रख दे इस रिवेन्यूज के लिए, ठीक है। आगे अगर हम देखें एग्जाम्पल की बात करें तो इसी को देखते हुए एक रिबेलियन खड़ा हुआ जिसको बोला जाता है जाट रिबेलियन। क्या कहा जाता है, जाट रिबेलियन, जो 17th सेंचुरी में क्या होता है, शुरू होता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें रिलीजन की बात करें तो ये कहां तक फैला, जो जाट रिबेलियन था ये कहां तक फैला, तो हम देखते हैं वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में हमें ये देखने को मिला जाट रिबेलियन। आगे अगर हम देखें जाट किल्ड अ मुगल ऑफिसर, तो इन्होंने क्या किया, एक मुगल ऑफिसर को भी क्या कर दिया, मार डाला। 20,000 रिबेलियंस फॉर्ट मुगल आर्मी, यानी कि अगर हम देखें जो मुगल आर्मी थी ना उनके पास कितने थे, 20,000 क्या थे, रिबेलियंस थे, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। रिबेलियन सपोज्ड आफ्टर डेथ ऑफ द जाट लीडर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ये वो रिबेलियन था एक तरीके से सप्रेस्ड हो गया था, किसके बाद, भाई जो उनके लीडर थे ना, जाट लीडर, तो इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रिबेलियन था वो क्या हो गया था, ये सप्रेस्ड हो गया था। क्या हो गया था, सप्रेस्ड हो गया था, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें ट्राइबल रेजिस्टेंस, तो हमें ट्राइबल रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलता है। जो ट्राइबल्स हुआ करते थे वो भी अपने एरिया में इनको अलाउ नहीं करते थे, ये भी डट के खड़े रहते थे, इनको अपने जो एरिया था उसको ये कैप्चर ना कर लें उसके लिए खड़े रहते थे वहां पे, ठीक है। अगर हम देखें तो ट्राइबल रेजिस्टेंस, एनेक्सेशन एंड टैक्सेशन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें मेजर ग्रुप्स की बात करें तो हमें भील्स देखने के लिए मिलते हैं, संथाल्स देखने के लिए मिलते हैं, गॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, और कोच जो थे वो देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका आउटकम क्या हुआ, सम वर सब्सिड्यूड एंड सम वर
इंटीजर्ड, ठीक है। कुछ को तो क्या कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और कुछ को क्या कर दिया गया, इंटीजर्ड कर दिया गया, यानी कुछ तो उनमें मिल गए जाके, और कुछ को क्या कर दिया गया, वहां से बिल्कुल ही हटा दिया गया। एंड अदर्स की बात करें, इन फॉरेस्ट एंड हिल रिमेंडेड पार्टली इंडिपेंडेंट, ठीक है। कुछ फॉरेस्ट एंड हिल्स में चले गए, जा जाके छुप छुप के वॉर करने लगे, और कुछ क्या करने लगे, बिल्कुल चाहे वो छोटे ही टाइप एरिया में हो, तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंटली रखा। क्या रखा, खुद को इंडिपेंडेंटली रखा, खुद को बिल्कुल अलग और बचाकर रखा। आगे हीरोइक रेजिस्टेंस रानी दुर्गावती, तो हम देखते हैं रानी दुर्गावती का भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो क्वीन ऑफ गरहा किंगडम, किसकी, क्वीन ऑफ गरहा किंगडम थी, गॉन स्टेट की, नॉन फॉर द ब्रेवरी एंड गुड गवर्नेंस, किसके लिए जानी जाती थी, ये अपनी ब्रेवरी के लिए जानी जाती थी और गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती थी। अगर हम देखें तो 20,000 क्या थे इनके पास, सोल्जर्स थे, और 1,000 इनके पास क्या थे, एलिफेंट्स थे, ठीक है। बैटल विद मुगल्स के साथ इन्होंने बैटल किया। और अगर हम देखें यहाँ पे तो फेस्ड मुगल फोर्सेस सेंड बाय अकबर, ठीक है। तो अकबर के द्वारा जो भेजी गई फोर्स थी ना, उसका इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। डिस्पाइट बीइंग वीकर फॉट करेजियसली, इनको पता था कि भाई इनके पास सेना भी कम है और इनके पास जो अदर हाथी घोड़े थे वो भी कम है। वीक होने के बाद भी फिर भी कॉन्टिन्यूसली अपनी करेज के साथ ये उनके साथ लड़ी। व्हेन वाउंडेड, जब इनको लगा कि ये क्या हो गई है, घायल हो गई हैं, चूज डेथ ओवर द सरेंडर, तो भाई इन्होंने सरेंडर करने की जगह क्या, मौत को गले लगाना ज्यादा बेटर समझा। तो इन्होंने क्या किया, डेथ को चुना, और इन्होंने किसको, सरेंडर को क्या कर दिया, मात दे दी एक तरीके से, ठीक है। ये सरेंडर नहीं किया इन्होंने क्या किया, डेथ को चुना, किसको, डेथ को चुना, ठीक है। बिकम अ सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रीजनल प्राइड, इसीलिए एक रीजनल प्राइड के तौर पर हमें यहाँ पे देखी जाती है। की टेकअवेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस वीकेंड मुगल कंट्रोल, ठीक है। तो हम देखते हैं जो कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस मिल रहे थे देखने के लिए, वो कैसे हो गए, वीक हो गए। क्या हो गए, मुगल को जो कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे थे, तो इंक्लूडेड अगर हम देखें तो पीजेंट, ट्राइबल एंड रिलीजन्स जो थे, वो हमें रेजिस्टेंस जो थे वो देखने के लिए स्टेबली देखने के लिए मिलते ही जा रहे थे, ठीक है। शोज दैट द मुगल रूलर वाज नॉट फुली स्टेबल एवरीवेयर, तो हम कह सकते हैं जो मुगल रूलर थे वो हर जगह कैसे नहीं थे, मुगल रूलर हर जगह स्टेबल नहीं थे, हर जगह ये स्टेबल नहीं थे, और इसीलिए क्या हुआ, ये इनको हर जगह सक्सेस नहीं मिल पाई। क्या नहीं मिल पाई, हर जगह सक्सेस नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इनका जो था ये रेजिस्टेंस था, जो मुगल्स के साथ रेजिस्टेंस जो देखने के लिए मिला। तो किस किस तरह से पीजेंट रिवॉल्ट थे वो देखने के लिए मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइबल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला हमें, ठीक है। तो इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी रही जिन्होंने इनका विरोध बहुत बहादुरी के साथ किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये इनकी लोकेशन कहाँ थी, नॉर्थ वेस्ट में। इनकी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट में थी, बिल्कुल वहीं पर जहां से इन्वेशंस जो थे वो इंडिया में हो रहे थे, सेम एग्जैक्ट उसी के नीचे, ठीक है। तो अगर हम देखें वहां पे बहुत सारे ऐसे अटैकर्स थे, यानी इन्वेडर्स थे, जो वहां पर आकर इन्वेशंस कर रहे थे। तो अगर हम वहां पे देखें तो भाई उसमें से एक डायनेस्टी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो है प्रतिहारा। इन्होंने बहुत सारे अटैक्स को फेस किया, लेकिन फिर भी अपने एरिया में इन्होंने जो फॉरेन इन्वेशंस थे उसको होने नहीं दिया। लाइक जैसे कि अरब्स एंड टर्कीज जो वहां पर आ रहे थे, इनको एंटर नहीं करने दिया। तो राइज आफ्टर खिलजी, तो राइज आफ्टर खिलजी की बात करें, यानी कि खिलजी के अटैक्स के बाद जो राजपूत थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किंगडम्स को रिबिल्ड किया। क्या किया, अपने किंगडम्स को रिबिल्ड किया। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेजर 2 सेंटर्स जो है वो निकलकर सामने आते हैं, जिसमें एक होता है मेवाड़ और दूसरा होता है मारवाड़। ये याद रखना, नोन फॉर द वॉलर एंड हीरोइक ट्रेडिशंस, तो इसके लिए ही बहुत ही जाना जाता है। क्लियर है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या मिलते हैं, महाराणा प्रताप। कौन मिलते हैं, महाराणा प्रताप की बात करें तो हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ द राजपूत रेजिस्टेंस, यानी कि राजपूत रेजिस्टेंस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल के तौर पर हम इनको देखते हैं। रिफ्यूज मुगल डोमिनेंस अंडर द अकबर, यानी कि अकबर के टाइम पर इन्होंने मुगल्स का डोमिनेंट होने से बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल अपने आप को मना कर दिया कि हम उनके डोमिनेंस नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। मुगल आर्मी स्ट्रॉन्गर बट प्रताप एस्केप, तो हम देखते हैं मुगल आर्मी जो थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से जो महाराणा प्रताप थे उनके सामने टिक नहीं पाए, और क्या हुआ, वो वहां से एस्केप कर गए। क्या कर गए, वहां से एस्केप कर गए, वहां से चले गए, भाग गए। तो कंटिन्यू किया उन्होंने आगे, यानी कि उन्होंने इस लड़ाई को हारा नहीं, बल्कि आगे जाके इस लड़ाई को वो कंटिन्यू करते रहे। कैसे किया उन्होंने, तो गोरिल्ला वेलफेयर वो करते रहे। क्या करते रहे, गोरिल्ला वेलफेयर वो करते रहे। और अगर हम बात करें तो इन्होंने किसका सपोर्ट लिया, हेल्प्स। हम अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने भील्स का क्या लिया, भील्स का इन्होंने सपोर्ट लिया, हेल्प ली, और वहां से ये क्या करते रहे, आर्चरी और नॉलेज ऑफ द टेरेंस, ठीक है। यहाँ वहां से क्या करते रहे, छुप छुप कर इनके ऊपर वॉर करते रहे, और प्लस आसपास के जो एरिया होते थे उसकी जो नॉलेज थी वो उनसे लेते रहे। यानी भील्स जो थे उन्होंने इनकी हेल्प की एक तरह से वहां पे, ठीक है। अगर हम आगे इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, तो उसमें अगर हम देखें तो राणा सांगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूनिफाइड मैनी राजपूत क्लेम्स, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे राजपूत को क्या किया, बचाया, सेव किया और एक साथ यूनिफाइड किया, ठीक है। वॉन बैटल अगेंस्ट सल्तनत, यानी कि सल्तनत के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे जो बैटल्स थे वो भी फेस किए और लड़े और इनको डिफीट, यानी कि डिफीट बाय बाबर से ये डिफीट हो गए थे। भाई जो मुगल से या फिर दिल्ली सल्तनत थी, इनके पास जो था सेना बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, इसलिए ज्यादातर जो छोटे क्षेत्र के अगर हम कहें जो राजा हुआ करते थे तो वो उनसे डिफीट हो जाया करते थे, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है, तो डिफीट बाय द बाबर, बैटल ऑफ खानवा में इनको क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। आगे अगर हम राजपूत एंड मुगल्स की रिलेशन की बात करें, जो राजपूत और मुगल्स थे इनके रिलेशन कैसे थे, तो भाई इनके रिलेशन की बात करें तो भाई ये फॉर्म अलायंस विद द मुगल्स, यानी कि मुगल्स के साथ इन्होंने क्या किया, अलायंस एक तरीके से किया, ठीक है। और उसके बाद मैरिज डिप्लोमेसी का यूज किया, यानी कि ये आपस में फिर शादियां भी करने लगे। भाई अपने राजपाट को अच्छे से चलाने के लिए, कुछ टाइम और स्टेबल होने के लिए इन्होंने इस टाइम की जो डिप्लोमेसी थी इस टाइप को यूज किया, ठीक है। और अगर हम आगे अदर देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू रेजिस्टेंस, यानी कि जो मारवाड़ था ना, मेवाड़, उसने हमेशा इनका क्या रेजिस्टेंस किया, वो इनके साथ कभी भी जुड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। यानी मुगल्स के साथ वो कभी जुड़ना नहीं चाहता था, वो हमेशा जो करता था मुगल्स का क्या करता था, रेजिस्टेंस करता था। कौन, मेवाड़ हमेशा क्या इनके अगेंस्ट रहा, ठीक है। अगर हम लेटर रेजिस्टेंस, उसके बाद और कौन कौन से रेजिस्टेंस थे जो फेस करने पड़े। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो भाई ये कैसा रूलर था, ये एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का रूलर था, ठीक है। तो राजपूत रिबेलियंस इंक्रीज, इसके टाइम पर जो राजपूत रिबेलियंस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। अगर हम लीडर की बात करें, दुर्गादास राठौर, क्या था, दुर्गादास राठौर ने क्या किया, इनका डटकर सामना किया, इनको अपने जो एम्पायर था उसमें घुसने नहीं दिया, अपने किंगडम में उसने घुसने दिया और डटकर इसका सामना किया, ठीक है। फॉर्ट फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ जोधपुर, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली जोधपुर के लिए किससे, औरंगजेब से लड़ता रहा। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ पे की टेक वेज की बात करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, राजपूत की बात करें, सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड रेजिस्टेंस, तो हमें राजपूत किस वे में नजर आते हैं, तो अगर हम राजपूत को देखें यहाँ पे तो वो हमें सिंबल ऑफ ब्रेवरी और रेजिस्टेंस की फॉर्म में नजर आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने रेजिस्ट किया बार बार, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे वो मुगल्स हो, दोनों का ही उन्होंने रेजिस्ट किया। क्लियर है। नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द मुगल्स, तो इसलिए हम देखते हैं मुगल्स के थ्रू इनको कंप्लीटली क्या नहीं किया गया, कंप्लीटली इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है। राजस्थान रिमेंड पार्शियली इंडिपेंडेंट, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो पार्शियली इंडिपेंडेंट ही रहा, कंप्लीटली वो किसी का डोमिनेंट नहीं बन पाया। आगे प्लेड द मेजर रोल इन द वीकनिंग ऑफ मुगल अथॉरिटी, तो भाई यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मुगल अथॉरिटी थी वो एक तरीके से वीक हुई, वो वीकेंड रही, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनकर नहीं उभर पाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह से जो था सर्ज ऑफ राजपूत हमें यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। जो राजपूत का एक रोल था किसमें, मुगल एम्पायर में, तो किस तरह से उन्होंने इसका रेजिस्ट किया, किस तरह से मुगलों को भगाया, किस तरह से मुगलों का सामना किया, तो वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, होम्स के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं रीजन एंड सेटलमेंट के ये कहां पर थे और कहां से इनका राइज हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पे अहोम्स माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट म्यांमार, कहां से, जो प्रेजेंटली म्यांमार थे वहां से माइग्रेट किए थे 13th सेंचुरी में, और ये कहां जाकर सेटल्ड हुए थे, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पे असम में, तो वहां जाकर ये सेटल्ड हुए थे, ठीक है। तो यानी कि ये माइग्रेट कहां से हुए थे, ये म्यांमार से हुए थे और कहां जाके बसे, ये ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहां पे। स्टैब्लिश अहोम किंगडम, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अहोम किंगडम वहां पे स्टैब्लिश किया। आगे अगर हम इनके रेजिस्टेंस टू द मुगल की बात करें तो भाई कॉन्टिन्यूसली रेजिस्ट द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एक्सपेंशन, इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो और चाहे वो मुगल सल्तनत हो, इनका एक्सपेंशन जो था वो अपने एरिया में इन्होंने कंप्लीटली अवॉइड कराया, ठीक है, कंप्लीटली इनको वहां से भगाया, वहां से खदेड़ा, इन्होंने वहां पर इनको इनके पैर जो थे वो बिल्कुल भी जमने नहीं दिए, ठीक है। इन्होंने क्या यूज किया, रेजिस्टेंस ऑफ द सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के लिए क्या टेक्निक्स यूज की, तो डेंस फॉरेस्ट में ये छिप जाते थे जाके और वहां से ये क्या करते थे, वॉर करते थे, ठीक है। और हिल्स और रिवर के आसपास जो एरियाज होते थे वहां पे छुप छुप कर ये क्या करते थे, वहां रहा करते थे और वहां से ये क्या करते थे, कॉन्टिन्यूली वहां से वॉर किया करते थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो गोरिल्ला वेलफेयर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोरिल्ला वॉर ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, छुप छुप कर क्या करते थे, वॉर किया करते थे, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और छुप छुप कर वहां से क्या करते थे, वॉर करते ही रहते थे। तो और इसी को, और ये कभी पकड़ में नहीं आते थे, यानी कि इस तरह से करते थे कि कभी पकड़ में नहीं आते थे, इसी को कहा गया था गोरिल्ला वॉर। आगे अगर हम देखें तो पाइक सिस्टम इन्होंने बहुत बढ़िया यूज किया था। सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट अगर इन्होंने कोई काम किया तो वो क्या था, ये पाइक सिस्टम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, ये पाइक सिस्टम लेकर आए थे। बहुत ही यूनिक फीचर जो था इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें तो सिस्टम वेयर एवरी
एबल बॉडी मेन सर्व एज अ स्टेट सर्विस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा एबल पर्सन हो वो क्या कर सकता था, वो सर्विस दे सकता था स्टेट के लिए, ठीक है। यानी कि इसमें कोई परमानेंट आर्मी की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसको लगता है कि वो हाँ सर्व कर सकता है तो वो आके इजीली क्या कर सकता था, सर्व कर सकता था, आके युद्ध में भाग ले सकता था, लड़ाई में भाग ले सकता था। इसके लिए कोई परमानेंट आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पे सर्विस टाइप की बात करें तो हम यहाँ देखते थे कि वो मिलिट्री ड्यूटी भी अटेंड कर सकता था और लेबर वर्क भी कर सकता था, दोनों में से कोई भी कर सकता था, ठीक है। इसके लिए वो कभी भी किसी परमानेंट मिलिट्री को नहीं रखते थे, किसी भी परमानेंट फोर्स को वो क्या अपने यहाँ पे नहीं रखते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो जो भी यंग वन हुआ करते थे ना उनके एरिया में, उन्हीं से यानी कि एबल्ड बॉडीज मैन, ठीक है, तो उनको बोला करते थे कि आप इनके साथ क्या करो, इनको सपोर्ट करो, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे वो लेबर वर्क में हो, इनको सपोर्ट क्या करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें इन रिटर्न लैंड राइट्स इनको मिला करते थे, ठीक है, इनको रिटर्न में क्या मिला करते थे, इनको कुछ लैंड राइट्स जो थे वो मिल जाया करते थे। और हेल्प मेंटेन, किस चीज को मेंटेन करने में ये हेल्प क्या करते थे, तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिफेंस ये देते थे वहां पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो एक तरीके से वहां पे सपोर्ट किया करते थे। दूसरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हेल्प किया करते थे। दूसरा लार्ज फोर्स विदाउट परमानेंट आर्मी, यानी कि बहुत बड़ा जो फोर्स था वो एक तरीके से इनको विदाउट एनी आर्मी इनको मिल जाया करता था वो सपोर्ट, क्योंकि आर्मी के लिए तो भाई बहुत ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना भी जरूरी है, उसके खाने पीने बहुत सारी चीजों की जो जरूरत होती है वो रखनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने पाइक सिस्टम को यूज किया ना ये बेहतरीन था। जब जरूरत पड़े देश को तो कूद पड़ो, और चाहे वो कोई भी हो, यानी कि देश का नागरिक कोई भी हो एक तरीके से, तो भाई वो देश के लिए अगर रक्षा के लिए तत्पर है तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया था कि जब भी इनको कोई लगता था कि इस तरीके का कोई इनके ऊपर अटैक होने वाला है तो ये पाइक सिस्टम यूज करते थे, और जिसमें कोई भी जाकर क्या कर सकता था, सर्व कर सकता था एज अ आर्मी, ठीक है। अगर हम की बैटल की बात करें यहाँ पे तो हम देखते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ सारघाट। तो भाई बैटल ऑफ सारघाट जो हमें देखने के लिए मिलता है उसमें क्या था, तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास गुवाहाटी में हम देखते हैं अहोम लीडर वहां पे रहते थे जिनका नाम था लाचित बोरफुकन, ठीक है, क्या था, लाचित बोरफुकन, ठीक है। नाउ अगर हम फोर्सेस की बात करें तो वहां पे अहोम्स के पास क्या था, 1000 क्या थी फोर्स थी, और अगर मुगल्स की बात करें तो वहां पे 30,000 इनके पास क्या थी, फोर्स थी। कहाँ पे, जब ये सार घाट का बैटल चल रहा था तो उस टाइम पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो अहोम के लीडर थे जो इस लाइक बैटल में एक तरीके से कमांड संभाल रहे थे, तो वो कौन थे, यहाँ पे लाचित बोरफुकन थे, ठीक है। और इनके पास फोर्स कितनी थी, यानी कि जो अहोम्स थे इनके पास फोर्स कितनी थी, इनके पास फोर्स थी 1000 जस्ट, और जो मुगल्स थे उनके पास फोर्स कितनी थी सार घाट के बैटल में 30,000, कितनी थी 30,000। और अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट की बात करें अहोम डिफीटेड द मुगल्स। आप देखिए मुगल्स 30,000 थे और अहोम्स जस्ट 1000 थे। एक अच्छी सूझबूझ के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और ये जीत गए। क्या हुआ, इन्होंने डिफीट कर दिया, किनको, मुगल्स को इन्होंने डिफीट कर दिया इतनी कम आर्मी होने के बाद भी, ठीक है। मेजर विक्ट्री डिस्पाइट ऑफ स्मॉलर आर्मी। तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति है, अच्छी आपके पास एक योजना है, तो भाई उस योजना के साथ आप क्या कर सकते हो, युद्ध को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। वो कहा किसने बता दिया, वो अहोम्स ने यहाँ पे सार घाट के जो बैटल हुआ था उसमें हमें बता दिया, ठीक है। मुगल अटैक अंडर औरंगजेब, यानी कि जो मुगल के अटैक हुए थे औरंगजेब के टाइम पर वो कौन कौन से थे, तो औरंगजेब सेंड फोर्सेस, तो औरंगजेब ने काफी फोर्स जो थी वहां पर भेजी। और साथ अगर हम देखें तो मुगल ब्रीफली कैप्चर द कैपिटल गोरगढ़, ठीक है, यानी कि गोरगढ़ उनका एक कैपिटल था, उसको कैप्चर कर लिया। अहोम सक्सेसफुली पुश्ड देम बैक, तो फिर क्या किया, अहोम्स ने उनको वापस पीछे की ओर खदेड़ दिया, ठीक है, पीछे की ओर उन्होंने क्या किया, उनको खदेड़ दिया, पीछे की ओर उन्होंने उनको भगा दिया, हटा दिया। अगर कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो हम अगर यहाँ पे देखें एसिमिलेटेड द लोकल असमीज कल्चर, ठीक है, तो ये जो लोकल असमीज जो कल्चर होता था उसको फॉलो करते थे, साथ में प्रमोट करते थे ये एग्रीकल्चर को और रिलीजियस टॉलरेंस को ये क्या करते थे, प्रमोट करते थे, ठीक है। और कंटिन्यू टू द असमीज रिच ट्रेडिशन, ठीक है, तो कंटिन्यू यानी कि जो असमीज जो रिच एक तरीके से ट्रेडिशंस होते थे ना उसको ये फॉलो किया करते थे, ठीक है। टेकवेज की बात करें, की टेकवेज की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया देखिए, अहोम जो थे ना स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स थे एक तरीके से नॉर्थ इंडिया के लिए, और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजीज इन्होंने यूज की, किसके लिए, भाई अपने एरिया को सेफ रखने के लिए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे वो मुगल्स हो, उनसे बचाने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टेरेन और प्लस पाइक सिस्टम दोनों का ही बहुत बढ़िया यूज किया, सो दैट कि ये क्या कर सके, अपने एरिया को बचा सके, सेफ कर सके, ठीक है। मेंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल्स, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कर पाए, ये अपने आप को मेंटेन कर पाए और इंडिपेंडेंट रख पाए, किससे, मुगल्स और अगर हम कहें तो दिल्ली सल्तनत दोनों से ही, ठीक है। तो ये पूरा था जो हमने ओवरऑल यहाँ पे इसमें अभी कवर कर लिया है।
गॉट इट। ये था अहोम्स के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस किया। किसका किया? मुगल्स का रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे इनका नजर आता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो राइज ऑफ द सिक्स, यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम फेट टू स्ट्रेंथ, फ्रॉम यूनिटी टू एम्पायर। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है देखने के लिए, अगर विश्वास है तो स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, और अगर यूनिटी है तो एम्पायर भी बना रहेगा। एक तरीके से हमें ये सीखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ओरिजिन की बात करें ऑफ द सिखिज्म, तो यानी कि जो सिखिज्म देखने के लिए मिलता है हमें, उसका ओरिजिन कैसे था। तो हम देखते हैं फाउंडर कौन थे इसके, गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक 15th सेंचुरी में, कहाँ पे? पंजाब में। तो हम देखते हैं जो सिखिज्म था उसको किसने फॉर्म किया, तो भाई उसको गुरु नानक देव जी ने फॉर्म किया था, 15th सेंचुरी में किया था और पंजाब में किया था। ठीक है, आगे अगर हम इनकी कोर टीचिंग्स की बात करें तो ये क्या कहते हैं, तो भाई इनका कहना है इक्वेलिटी एंड कंपैशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें वननेस ऑफ गॉड, यानी कि वननेस ऑफ गॉड, इन्होंने इंकारा, क्या इक्कारा का इन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या दिया? इक्कारा का इन्होंने स्लोगन दिया, यानी कि भगवान क्या है? एक ही है। क्या है? यानी कि ईश्वर जो है वो एक ही है। क्लियर है? तो फॉलोवर्स, जो इनके फॉलोवर्स है जिन्होंने सिखिज्म को एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो किया, वो कौन कहलाए? वो सिख कहलाए। कौन कहलाए? वो सिख कहलाए। आगे अगर हम देखें तो भाई इनके जो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो किसके साथ हो रहे थे, तो कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। तो भाई जो सिख थे उनका मुगल्स के साथ किस तरह का हमें एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जो थे वो देखने को मिलते हैं। तो भाई मुगल्स के साथ इनके कौन से कन्फ्लिक्ट्स थे, तो भाई जहांगीर की बात करें अगर हम, तो भाई जहांगीर को क्या लगा, जहांगीर को ये लगा कि जो गुरु अर्जुन देव हैं, कौन है? जो गुरु अर्जुन देव हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है, जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने जो जहांगीर है उसका जो बेटा है उसका साथ दिया। यानी जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ने, जो उसका एक बेटा था बहुत ही क्रूर था, उसने, गुरु अर्जुन देव ने उसका साथ दिया है। तो इस वजह से जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन को क्या करा दिया, वो एग्जीक्यूट करा दिया। किस लिए कराया? तो सपोर्टिंग द रिबेलियन, यानी कि उसने उसके बेटे का रिबेलियन जो है वो सपोर्ट किया है, इसलिए जो गुरु अर्जुन देव थे उसको क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, नाउ यहीं से हमें टर्निंग पॉइंट नजर आता है किसका, यहां से हमें टर्निंग पॉइंट नजर आता है सिख मिलिटराइजेशन का। ठीक है, यहीं से सिख की जो मिलिटराइजेशन है उसका हमें एक टर्निंग पॉइंट नजर आता है। तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पे सेक्रीफाइस टू द गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें, तो गुरु तेग बहादुर का यहाँ पे क्या देखने, यानी कि डिफेंड कश्मीरी पंडित। तो भाई जो कश्मीरी पंडित थे ना, उनको भी मुस्लिम से बहुत ज्यादा टॉर्चर देखने के लिए मिल रहा था। जो मुस्लिम थे उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रहे थे। तो वो जो कश्मीरी पंडित थे वो किसके पास आए, वो गुरु तेग बहादुर के पास आए हेल्प लेने के लिए उनकी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिफ्यूज कन्वर्सेशन अंडर द औरंगजेब, तो वो औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, औरंगजेब से बात करने के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया कि ये औरंगजेब से भी क्या नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुगल्स को अपने एरिया में एंटर करने ही नहीं देना चाहते। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट कर दिया औरंगजेब ने किसको, 1675 में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का जो सर था वो उनके धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। तो भाई जहां पे उनका अगर हम मेमोरियल देखें तो चांदनी चौक में क्या करा दिया था, उनके शीश को क्या करा दिया था, कट करा दिया था, वहां से उनका एग्जीक्यूट करा दिया था। तो जहां पर उनका सर गिरा, ठीक है, जहां पे उनका शीश गिरा, शीश बोला जाता है सर को, तो उस जगह को क्या कहा गया, वहां पे गुरुद्वारा बना जिसको कहा जाता है सीसगंज गुरुद्वारा। ठीक है, यानी कि सीसगंज साहिब गुरुद्वारा उसको कहा जाता है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किसने कराया था, ये औरंगजेब के थ्रू कराया गया, ये एक हिंसक कार्य था। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें तो हमें मिलिटराइजेशन ऑफ सिख की बात करें तो यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह दिखते हैं, जो कौन थे, सिखिज्म के 10वें गुरु थे। कौन से 10वें गुरु थे, सिखिज्म के कौन से 10वें गुरु थे, कौन थे, गुरु हरगोबिंद। ठीक है, और अगर हम इनका देखें तो इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने मार्शल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया और फॉर्म की सिख आर्मी। क्या फॉर्म की, सिख आर्मी, जो किसके साथ लड़ी, जो मुगल्स के साथ लड़ी। किसके साथ लड़ी, जो मुगल्स के साथ जिन्होंने फाइट की। ठीक है, तो मुगल्स के साथ इन्होंने क्या की, फाइट की। आगे अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ खालसा देखें तो भाई खालसा का फॉर्मेशन किसने किया, ये गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा फाउंड किया गया। किसके, गुरु गोबिंद सिंह के थ्रू फाउंड किया गया। और खालसा अगर हम देखें तो मार्शल ब्रदरहुड इसका मतलब होता है, और ये किस चीज का मैसेज हमें देता है, तो भाई जस्टिस का मैसेज देता है, इक्वालिटी, डिफेंस ऑफ फेथ, ये हमें यहाँ पे सिखाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इन्होंने फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स के साथ फेस किए। क्या किए, मुगल्स के साथ इन्होंने बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट थे इन्होंने भी फेस किए। आगे अगर हम बात करें सिख बिलीफ्स एंड टेक्स्ट, तो अगर हम सिख बिलीव और उनके टेक्स्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जो उनकी हॉली बुक है, तो जो उनकी पवित्र बुक है उसको क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी जो हॉली बुक है उसको कहा जाता है। किसने इसको फर्स्ट कंपोज किया, तो हम देखते हैं इसको गुरु अर्जुन। ठीक है, गुरु अर्जुन ने इसको क्या किया, कंपोज किया। आगे हम देखें तो इसकी टीचिंग्स क्या क्या है, ट्रूथफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, ये हमें सिखाता है। और अगर हम इसके फोकस आइडिया की बात करें, ट्रूथ इज अ हाई, यानी कि सच्चाई जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, बट हायर इज ट्रूथफुल लिविंग, और उससे भी ऊपर हमारा सच्चाई का जो जीवन है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखिए राइज ऑफ सिख पावर्स, यानी कि जो सिख पावर्स थी वो कैसे राइज होती हैं, कैसे उभरती हैं, कैसे निकलकर सामने आती हैं। तो आफ्टर मुगल डिक्लाइन, यानी कि मुगल्स को जब डिक्लाइन कर दिया गया तो सिख कन्फेडरेशन, जो जिनको मिसल कहते थे, उसका जो था
वो फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर हम देखें यूनिफाइड विद द शेयर्ड फेथ एंड लीडरशिप, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या हुए, यूनिफाइड हुए, किसके थ्रू भाई, इन्होंने एक दूसरे पर फेथ दिखाया और लीडरशिप के थ्रू ये एक साथ एकजुट हो गए। नाउ अगर हम सिख एम्पायर्स की बात करें यहाँ पे, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो था वो खड़ा किया। और अगर हम देखें इंक्लूड पार्ट ऑफ पंजाब एंड कश्मीर, यानी कि पंजाब और कश्मीर तक इन्होंने उसको फैलाया। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, रिलीजियस टॉलरेंस, और अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो इन्होंने ब्रिटिश यानी कि मुगल्स और दिल्ली सल्तनत का, कब तक, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का दोनों का ही इन्होंने रेजिस्टेंस किया। कब तक किया, 19th सेंचुरी, यानी कि मिड 19th सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया, रेजिस्ट किया, किसको, मुगल्स को और ब्रिटिशर्स को और किसको, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इनका जो एम्पायर था वो कुछ ऐसा था। आई होप कि आपको जो सिखिज्म था उसके बारे में सब कुछ पता लगा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, तो हम देखते हैं इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से वर्क करता था। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अंडर द दिल्ली सल्तनत, तो हम इसमें क्या देखेंगे, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क चल रहा था वो कैसा चल रहा था। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो रोल जो था सुल्तान का सबसे बड़ा रोल होता था। किसका, सुल्तान का सबसे बड़ा रोल जो होता था वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सुल्तान जो था सर्वोपरि था, सुप्रीम अथॉरिटी इसको बोला जाता था। और अगर हम बात करें तो इसके पास पॉलिटिकली और मिलिट्री हेड ये दोनों ही होता था। क्या होता था, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों का ही हेड हुआ करता था। प्लस अगर की आइडियाज की बात करें तो प्रोटेक्ट इस्लामिक टेरिटरीज, क्या करता था, जो इस्लामिक टेरिटरीज होती थी ना उनको प्रोटेक्ट करता था, टैक्सेस कलेक्ट करता था, मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर्स को। कौन, सुल्तान। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर देखें तो सुल्तान होता था वो मेन हेड अथॉरिटी होता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टे कनेक्टेड विद द पीपल, यानी लोगों के साथ ये हमेशा जुड़ा रहता था। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें टैक्सेशन किस तरह से होता था, तो अगर हम यहाँ पे टैक्स की बात करें तो टैक्सेस कौन कौन से टैक्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या था, हैवी बर्डन ऑन द पीजेंट्स, भाई बहुत ज्यादा जो था ना वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। किससे, एग्रीकल्चरल वर्क से जो टैक्स लिया जाता था ना बहुत ज्यादा। और जो पीजेंट्स हुआ करते थे ना बिल्कुल वो दब जाया करते थे, इतने हैवी टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। प्लस ये ट्रेड्स पर भी क्या करते थे, मल्टीपल स्टेजेस पर क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, यानी कि बहुत सारे टैक्स जो थे ये लिया करते थे। सम अकाउंट मेंशन, अगर कुछ अकाउंट्स में देखने के लिए ये मिला है कि भाई इनके द्वारा जो टैक्स लिया जाता था ना, जो रिवेन्यू लिया जाता था वो बहुत ही ज्यादा हार्श होता था, यानी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता था लोगों को इनको ये टैक्स पे करना। बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए ये जो टैक्स होता था बहुत डिफिकल्ट होता था इसको पे करना। और अगर पे कर भी दिया जाता था तो आगे के लिए ये इनको क्या करना है क्या नहीं करना वो बड़ा मुश्किल होता था इनको देखना, अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। ठीक है, आगे अगर हम देखें काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, यहाँ पे कौन होते थे, काउंसिल और मिनिस्टर कौन कौन से, अगर हम यहाँ पे देखें तो सल्तनत असिस्ट बाय द मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स के थ्रू इसको असिस्ट किया जाता था, चलाया जाता था, उनकी हेल्प की जाती थी। ईच हैंडेड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, हर किसी के पास एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो था वो होता था। ठीक है, ये नहीं कि एक ही जो बंदा है वो सारे काम को कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। हर किसी के पास एक एक डिपार्टमेंट होता था, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करता था। ठीक है, लाइक फाइनेंस के लिए अलग होता था, मिलिट्री के लिए अलग होता था, इस तरह से हर एक के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होता था जो उसको संभालता था। ठीक है, नेक्स्ट इक्ता सिस्टम की बात करें यहाँ पे तो हमें इक्ता सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि टेरिटरीज कोल्ड इक्तास गिवन टू द नोबल्स, यानी कि जिनको नोबल्स दिया जाता था ना वो इक्तास कहलाते थे, यानी कि इक्तादार उनको कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर हम इनकी ड्यूटीज की बात करें तो किस तरह की ड्यूटीज जो थे ये परफॉर्म करते थे, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे, आर्मी को मेंटेन किया करते थे, आर्मी को मेंटेन रखते थे और रिवेन्यू को सेंड करते थे किसके पास, सुल्तान के पास। ये सुल्तान को रिवेन्यू जो था वो क्या करते थे, भेजते थे। ठीक है, आगे अगर नौ फीचर्स की बात करें तो नॉन हेरिडेटिक पोस्ट, यानी कि ये जो पोस्ट होती थी वो नॉन हेरिडेटिक होती थी। ठीक है, इंश्योर कंट्रोल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो हमें यहाँ पे जो था वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्या करते थे ये सेंट्रल पर क्या करते थे, बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल नजर आता है और देखने को मिलता है ना। अगर इंपैक्ट की बात करें यहाँ पे तो इंप्रूव टैक्स कलेक्शन। ठीक है, टैक्स कलेक्शन को क्या किया गया, थोड़ा इंप्रूव किया गया यहाँ पे, मेड सिस्टम मोर साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज। तो जो सिस्टम था यहाँ पे उसको क्या किया गया, साइंटिफिक किया गया और मोर ऑर्गेनाइज्ड किया गया और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया ताकि ज्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले, हर चीज अच्छे से चले। स्ट्रेंथन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसी से क्या हुआ, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली और ज्यादा वो आगे एक्सपेंड हुआ और ज्यादा वो आगे फला फूला और बढ़ा। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा सिस्टम के साथ चलने के बाद भाई इनको तो फायदा होना ही था। ठीक है, आगे देखते हैं ना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर। तो अकबर के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, लेट्स सी।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर। अकबर के अंडर जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है वो कैसा था, यानी मुगल्स ने क्या किया था भाई, मुगल्स ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसको काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बना रखा था, काफी ऑर्गेनाइज कर रखा था और काफी अच्छे तरीके से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्ग वेल ऑर्गेनाइज्ड, कैसा था, एक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वेल ऑर्गेनाइज्ड था। एडमिनिस्ट्रेशन दैट मेड द मुगल एम्परर पावरफुल, यानी कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसने मुगल एम्परर को कैसा रखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा, पावरफुल रखा, स्टेबल रखा और प्रॉस्पेरस रखा। ठीक है भाई, एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे पास है, एक बहुत ही मजबूत अगर हमारे पास ढांचा है, तो भाई उसके थ्रू हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी सेना को पालने के लिए, खर्च उठाने के लिए भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम देखते हैं जो मुगल्स के टाइम पर, स्पेशली अकबर के टाइम पर हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है वो किस टाइप का था। तो अगर हम यहाँ पे देखें फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है दीवान। जो दीवान होता था वो क्या करता था, फाइनेंस और रेवेन्यू दोनों ही सिस्टम्स को संभालता था। नौ मीर बख्शी जो होता था, मीर बख्शी मिलिट्री को संभालता था, और अगर खान ए सदर की बात करें तो वो पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर और रॉयल हाउस होल्ड्स को संभालता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर, तो ये किस चीज को, ये अगर इसकी बात करें तो ये जस्टिस, रिलीजन और एजुकेशन सिस्टम को क्या करता था, संभालता था। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे विलेज लेवल की बात करें तो भाई विलेज लेवल पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वहां पे सेल्फ गवर्नेंस जो थी वो कंटिन्यू थी, वहां पे हमें ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 12 सूबाज यानी कि प्रोविंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें सेम ऑफिशियल एट प्रोविंशियल लेवल, यानी कि सेम ऑफिशियल्स यहाँ पर होते थे, आगे जाके इसको क्या कर दिया गया, सब डिवीजन इसका कर दिया गया। स्टार्टिंग में क्या होते थे, सेम ही ऑफिशियल्स होते थे, लेकिन आगे जाके क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया, इसको बांट दिया गया। ठीक है, और अगर हम देखें तो टाइम टाइम पर चेक्स और बैलेंस भी जो था वो क्या किया जाता था, चेक किया जाता था, मेंटेन किया जाता था। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो मनसबदारी सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, तो भाई जो मनसबदारी सिस्टम था ना इसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। किसने, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेस्ड था किसके ऊपर, आईने अकबरी, किसके थ्रू लिखी गई थी, अबुल फजल के थ्रू। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। नाउ जो मनसबदार हुआ करते थे वो रैंक होल्डर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, वो एक रैंक होल्डर हुआ करते थे। क्या मेंटेन करने का काम करते थे, ये ट्रूप्स को, हॉर्सेस को, एलिफेंट को, कैमल्स को, यानी कि इनको मेंटेन करने का काम करते थे। आगे अगर हम देखें तो पेड या जागीर्स, यानी कि जागीर्स के थ्रू इनको पेड किया जाता था और इनको क्या कहा जाता था, जागीरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इनको जागीरदार कहा जाता था। आगे अगर हम देखें तो क्विक आर्मी मोबिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। रेगुलर इंस्पेक्शन जो थे ये क्या करते थे, क्लियर है। आगे देखें स्टेटिव फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस हमें देखने को मिलता है, यानी समय समय पर निरीक्षण होता था, चेक किया जाता था और हर चीज को बैलेंस बनाकर रखा जाता था। नाउ नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो 1/3 हुआ करती थी हायर पोस्ट पर, क्लियर है, यानी जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम हुआ करते थे वो हायर पोस्ट पर 1/3 ही हुआ करते थे, इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते। नाउ फॉरेन मुस्लिम प्रिफेयर किए जाते थे। क्या किए जाते थे, जो फॉरेन मुस्लिम्स होते थे उनको प्रिफेयर किया जाता था यहाँ पे, क्लियर है। आगे अगर हम रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो भाई रिवेन्यू सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, तो रिवेन्यू सिस्टम में हम देखते हैं जो राजा टोडरमल था, क्या था भाई, जो राजा टोडरमल था किसका, अकबर के दरबार में कौन था, ये इसका, ये टोडरमल था। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर था किसके, अकबर के एम्पायर में। ये क्या था, ये एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से इसके एम्पायर में जो फाइनेंशियल वर्क होता है ना उसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया। ठीक है, लैंड सर्वे कराया इसने, क्रॉप यील्ड्स कराई इसने, प्रिंस असेसमेंट्स जो प्राइस थे उसका असेसमेंट कराया इसने। ठीक है, हर चीज को बढ़िया बहुत यूनिकली इसने चेक किया, हर चीज को बहुत अच्छे से इसने क्या किया, इंस्पेक्शंस किया। आगे हम देखें फिक्स रेवेन्यू सिस्टम ये लेकर आया और इंक्रीज किया स्टेट इनकम को, क्या किया, इंक्रीज किया स्टेट इनकम को। हम देखते हैं तो जब ये इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, फाइनेंशियल इतने अच्छे अच्छे वर्क किए, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है। किसमें, स्टेट का जो सिस्टम था, स्टेट में जो इनकम सिस्टम था उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये क्या था, ये था एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर जो था, हमने अभी कवर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पीपल्स लाइफ। लास्टली हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, पीपल्स लाइफ, भाई लोगों का जीवन कैसा था। हमने दिल्ली सल्तनत को देखा, हमने मुगल्स को देखा, हमने अहोम्स को देखा, हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस को देखा, बहुत कुछ देखा हमने इस चैप्टर में। लेकिन फाइनली और लास्टली अगर हम देखें यहाँ पे तो लोगों का जीवन कैसा था, वो किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें जो भारत में उस टाइम पर हमें देखने को मिलती है, तो वो किस टाइप की थी। इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री जो था वो माना जाता था, यानी कि वो था। ठीक है, यानी वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट जो रीजन था ना वो भारत ही था, वो इंडिया ही था। अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो भाई इसके पीछे
कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो हमारा भारत था वो इतना स्ट्रांग था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा एग्रीकल्चरल जो आज भी हमें 60 से 70% के बिटवीन देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हमारा शुरू से ही स्ट्रांग रहा है। नेक्स्ट, आर्टिसनल जो इंडस्ट्रीज थी वो भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। ट्रेड नेटवर्क्स जो थे वो हमारे बहुत ही बेहतरीन थे, ठीक है। ट्रेड नेटवर्क्स भी हमारे काफी सारे थे जो हमें देखने के लिए मिलते हैं इतिहास में। सपोर्टेड बाय द सिस्टम, लाइक जैसे कि कौन कौन से सिस्टम थे जो सपोर्ट एक तरीके से जिनका मिलता जो करते थे, किस तरह के जो सिस्टम हुआ करते थे जिसकी वजह से ये पूरा जो एक तरीके से हम डेवलपमेंट देखते हैं वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, श्रेणीज जिनको गिल्ड कहा जाता है ये देखने के लिए मिलता था। जातीज में बटा हुआ था जिसको ऑक्यूपेशनल ग्रुप कहा जाता था, यानी जो जातियां होती थी वो उनके जाति के अकॉर्डिंग जो काम थे वो उनको करने होते थे, ठीक है। तो जो काम बटे हुए थे वो जातीज के अकॉर्डिंग बटे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट सिस्टम भी हमें क्या था, हमारे भारत में देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था भाई, हमारे भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो किस तरह होता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो मेजर पोर्ट्स थे ना जहां से सामानों को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कालीकट, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली, ये वो मेन पोर्ट्स हुआ करते थे जहां से सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक्सपोर्ट था ना वो हमारा इंपोर्ट से बहुत ज्यादा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे भारत में जितना ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था उससे बहुत ही कम इंपोर्ट किया जाता था। क्लियर है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो क्या क्या चीज होती थी जो हम भारत में मंगवाते थे, कौन कौन सी चीजें होती थी जो हम इंपोर्ट करते थे। तो अगर उसमें हम देखें, सिल्क होते थे, हॉर्सेज होते थे, मेटल्स, लग्जरी गुड्स जो थे वो हमें देखने को मिलते थे। क्लियर है। अगर हम फॉरेन ट्रेडर्स की बात करें तो फॉरेन ट्रेडर्स कौन कौन से थे, हम देखते हैं जो अरेबिया से आए थे फॉरेन ट्रेडर्स, कहां कहां से हमें देखने को मिलते हैं, अरेबिया हो गया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, यहां से हमें क्या मिलते हैं, ये ट्रेडर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें किसकी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वाइड रेंज ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें हमें टेक्सटाइल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स और ज्वेलरी जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है। ये किसमें है, आर्ट एंड इंडस्ट्रीज में हमें ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग्स भी हमें यहाँ पे डेवलप्ड होते हुए नजर आती है। क्लियर है। यानी कि टेक्सटाइल वर्क बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, वेपन्स काफी अच्छी मात्रा में हम देखते थे उस टाइम पर, इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, यूटेंसिल्स और ज्वेलरी, इन सभी का बहुत ज्यादा चलन हमें उस टाइम पर देखने को मिलता है। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के अंदर की बात करें तो भाई इन्होंने क्या क्या बनवाया भारत में, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। जरूरी नहीं कि इन्होंने हर चीज को डेमोलिश ही किया है, भाई इन्होंने काफी सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे भी किए हैं। ठीक है। हर किसी में बुराई होती है तो अच्छाई भी जरूर होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने रोड्स बनवाए, जैसे कि शेरशाह सूरी ने रोड बनवाया था, उस रोड का नाम क्या था, उस रोड का नाम अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। हम चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। ना उन्होंने ब्रिजेस बनवाए, कैनाल्स बनवाए, ग्रोथ ऑफ द न्यू सिटीज, ठीक है, नई नई जो सिटीज थी उनका भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कराया, उसका ग्रोथ कराया। ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे आगे देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन्स, अगर हम यहाँ पे कॉइन्स की बात करें तो हम देखते हैं मुगल्स यहाँ पे सिल्वर रुपया लेकर आए, कॉपर डैम लेकर आए। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिल्वर रुपया और कॉपर डैम हमें जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। आगे एग्रीकल्चरल मेन इकोनॉमी की बात करें तो जो एग्रीकल्चर होती थी वो हमारी मेन इकोनॉमी होती थी। तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर था उसका रोल बहुत ही बड़ा है हमारे भारत में। ठीक है। अगर हम बैकबोन की बात करें, किसकी, एग्रीकल्चर जो था ना वो हमारे भारत में एक बैकबोन था। ठीक है। बैकबोन की तरह काम कर रहा था हमारी इकोनॉमी के लिए। नाउ लैंड रिवेन्यू की बात करें तो यूजुअली क्या, मुगल्स टाइम पर जो लैंड रिवेन्यू हुआ करते थे वो 1/5 हुआ करते थे। क्या होते थे, 1/5 हुआ करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होते थे, उसको हाफ यानी कि 50% भी क्या करते थे, ले लिया करते थे। रिवेन्यू क्या होते थे, 50% भी हो जाया करते थे। ठीक है। नाउ अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें यहाँ पे तो जो क्रॉप्स हुआ करते थे तो उसमें अगर हम देखें राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉन फूड की बात करें तो जिसमें कॉटन, सिल्क, वुल एंड डाइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंप्रूव इरिगेशन, यानी कि उस टाइम पर जो इरिगेशन था वो काफी जो था इंप्रूव हो गया था। ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी उस टाइम पर जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, मिल रही थी एक तरीके से। बट पीजेंट्स ने क्या फेस किया भाई, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही थी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम ग्रो कर पा रहे थे उतने ज्यादा भाई उनको रिवेन्यू भी तो देना पड़ रहा था। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूजुअली 1/5 जो था वो प्रोड्यूस जो था वो लिया जाता था, लेकिन कभी कभी इसको 50% भी कर दिया जाता था। ठीक है। तो भाई ये भी तो एक चैलेंज है ना। अगर हम बात करें आगे तो भाई हैवी टैक्स और फेमिनाइज का जो था वो एक तरीके से फेस करना पड़ता था पीजेंट्स को। ठीक है। यानी कि अकाल, भूखमरी, इस चीज का भी एक तरीके से क्या करना पड़ता था, ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या है, हुंडी सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो अगर आज की बात करें तो आज इसको हम चेक्स के तौर पर ले सकते हैं। यानी जो चेक होता है हम उसको इजिली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं।
हमारे लिए कोई खतरा नहीं होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम कैश को यानी भारी भरकम कैश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो कोई पता नहीं है कि 4 कदम चलते ही कोई हमारा वो कैश कब लूट ले। तो उसकी जगह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हुंडी सिस्टम लेकर आए थे, रिटर्न ऑर्डर फॉर पेमेंट, ठीक है। ये पेमेंट के लिए रिटर्न ऑर्डर हुआ करते थे जिनको लाना और ले जाना बहुत ईजी होता था। ये क्या होता था, अनेबल कैशलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन ये हुआ करती थी। और सेफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है, लंबे लंबे अगर हमें जगह पर जाना है, कहीं बहुत दूर दूर जाना है तो वही वहां के ट्रेड के लिए बहुत सेफ माना जाता था। आगे अगर हम देखें, यूज बाय द ट्रेडर्स लाइक द मारवारीज, ठीक है, ये ज्यादातर मारवारीज के थ्रू क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ये ट्रेडर्स जो थे इस सिस्टम को यूज किया करते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम टेम्पल्स एज अ इकोनॉमिक सेंटर, आपने जनरली सुना होगा कि हम मंदिर क्या करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ हमें इतिहास में इकोनॉमिकल सेंटर के तौर पर भी देखने को मिलते हैं। कैसे इकोनॉमिकल भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो इतिहास में हमें टेम्पल्स एक इकोनॉमिकल सेंटर की तरह भी देखने के लिए मिलते हैं। वो सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं होते थे, वहां पे ट्रेडिंग भी होती थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मोर देन रिलीजियस प्लेसेस, और इसको अगर हम देखें तो ये क्या थे, तो मार्केट्स एंड ट्रेड्स हब्स क्या थे, यहाँ पे मार्केट्स हुआ करती थी और बहुत बड़े ट्रेड्स हब हुआ करते थे उस टाइम पर। टेम्पल्स प्रोवाइडेड लोन्स एंड क्रेडिट, तो उस टाइम पर जो टेम्पल हुआ करते थे वो लोन एंड क्रेडिट्स दोनों को ही प्रोवाइड कराया करते थे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टैंक और धर्मशाला, ये सब भी बनवाया जाता था। तो आई होप कि आपको टेम्पल्स की एक नई जानकारी मिली होगी कि टेम्पल्स जो होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ का एक केंद्र नहीं होते थे, यानी कि सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह ही नहीं होती थी, वहां पे ये सारे जो वर्क थे वो भी हुआ करते थे। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, इकोनॉमिकल चैलेंजेस कौन कौन से हमें जो थे वो फेस करने पड़े, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हैवी टैक्सेशन जो था उस टाइम पर हमें देखने को लिए मिला, जो पीजेंट्स को जनरली क्या करता था, पीजेंट्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था, यू कैन सी, ठीक है। आगे अगर हम देखें, मैनी बिकम्स बॉन्डेड लेबर, यानी कि बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे थे जो बॉन्डेड लेबर बनकर रह गए और काफी ज्यादा वो इकोनॉमिकली एकदम क्या हो गया, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, एक तरीके से इकोनॉमिकली काफी वीक हो गए। अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो गए और बहुत ज्यादा यानी कि बॉन्डेड लेबर बनकर वो रह गए। क्राफ्टमैन ऑल्सो फेस्ड हार्डशिप, यानी कि जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे उनको भी काफी मुश्किलों का सामना जो था वो करना पड़ता था, ठीक है, होती थी, ठीक है। नाउ वेल्थ कंसेंट्रेटेड अमंग, यानी कि जो वेल्थ होती थी वो किसके अमंग यानी कि किसके बिटवीन कंसेंट्रेटेड होती थी, तो हम देखते हैं रूलर्स, नोबल्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है, इनके बिटवीन क्या होती थी, कंसेंट्रेटेड होती थी। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, सोशल एंड कल्चरल लाइफ की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सम कंफ्लिक्ट ओवर द रिलीजन साइड, यानी कि रिलीजन साइड में काफी कंफ्लिक्ट देखने के लिए मिलता था। मोस्टली पीसफुल एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता था। शेयर कल्चर एंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता था, यानी कि एक दूसरे से क्या करते थे, अपने कल्चर को क्या करते थे, वो एक्सचेंज किया करते थे। एक्सचेंज इट मींस कि एक दूसरे के कल्चर को फॉलो किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमें आर्ट में ग्रोथ देखने के लिए मिला, लिटरेचर में ग्रोथ देखने के लिए मिला, और अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये थी ओवर, दिस इज द पीपल्स लाइफ, यानी कि हमने देखा कि इस तरह का जो जीवन था भारतीय इतिहास में वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि जो लोगों का जीवन हुआ करता था वो भारतीय इतिहास में कुछ इस तरह का हुआ करता था। ये सारे सिस्टम्स को जो थे वो क्या करते थे, फॉलो करते थे और समाज में हमें देखने को मिलते थे। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो आपको करना है ये, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, आप अपना ध्यान रखना।